अध्याय 241 शत्रु का नाश करने के लिए हाथ हिलाना। वन। झाओ हाय एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पशु पुरुष मित्रों, लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस समस्या को स्वयं हल कर सकते हैं। ये कहते हुए वह आगे बढ़ रही सियार जनजाति की घुड़सवार सेना की ओर मुड़ गया। हथियारों से लैस ये सियार जनजाति के सदस्य उन्हें दयालु नहीं दिखाते थे। ऐसा लगता था मानो वे मौके पर ही हमला करके सबको मार डालने के लिए तैयार हो। झाओ हाय ने ठंडी सांस ली और अपनी भूतिया छड़ी लहराई। अचानक 100 से अधिक मरे हुए जीव कारवा के चारों ओर प्रकट हो गए। ये मरे हुए जीव मानव रूप में नहीं बल्कि पशु रूप में थे। इतना ही नहीं, वे ज़ॉम्बी नहीं बल्कि कंकाल थे। ऐसा करके झाओ हाय ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसका अपनी पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं था। वे बीस्ट फोर प्रेरी में घूमने वाले थे, इसलिए देर सवेर अन्य व्यापारियों को उनके बारे में पता चल ही जाता। फिर ये व्यापारी उनकी पहचान जानने की कोशिश करते। अब एक काले जादूगर के रूप में अपनी पहचान उजागर करके वह उन्हें ये बताना चाहता था कि काला जादूगर झाओ हाय बीस्ट फोर प्रेरी में प्रवेश कर चुका है। कल झाओ हाय ने इन मरे हुओं को वापस ले लिया था और उन्हें खासतौर पर इस स्थिति के लिए अंतरिक्ष में रखा था। जब तक कोई काला जादूगर मानव रूप वाले मरे हुओं का इस्तेमाल नहीं करता तब तक उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, खासकर तब जब वे बीस्ट फोर क्वेरी में हो। वैसे भी बीस्ट फोर क्वेरी में बोलने का अधिकार ताकत पर निर्भर करता है। अगर कोई मानव रूप वाले मरे हुओं का इस्तेमाल करे तो बीस्ट फोर को इतनी घृणा नहीं होगी। जब तक कोई काफी ताकतवर हो तब तक वे इतनी आसानी से मनमानी भी नहीं करेंगे। फिलहाल झाओ हाय ने लगभग 1000 जादुई राक्षसी आत्माओं को बचाकर रखा था। इनमें से 100 आत्माएं ही मौजूदा समस्या से निपटने के लिए काफी थीं। इसलिए उसने उन सभी को नहीं छोड़ा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सियार जनजाति के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। झाओ हाय द्वारा छोड़े गए जादुई राक्षसी जीव वास्तव में बहुत बड़े थे। इन राक्षसों के सामने सियार जनजाति के सदस्य किसी विशालकाय व्यक्ति के सामने खड़े 10 साल के बच्चों जैसे लग रहे थे। इन मरे हुओं में 7वें दर्जे के जादुई जीव जितनी ताकत थी, इसलिए वे सियार जनजाति के सदस्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उनके शरीर के आकार में अंतर के कारण 100 मरे हुओं ने 200 सियार जनजाति के सदस्यों को घेर लिया। सियार जनजाति के सदस्य तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, इसलिए उन पर मरे हुओं ने 2 बार हमला किया। 200 सियार जनजाति के सदस्य तुरंत हार गए। बीस्ट फोल्क प्रेरी में यदि कोई मनुष्य किसी बीस्ट फोल्क को मार डालता है तो सभी बीस्ट फोल्क उसका पीछा करेंगे, लेकिन यदि मनुष्य आत्मरक्षा में ऐसा करता है तो स्थिति अलग होगी और बीस्ट फोल्क हिलेंगे तक नहीं। झाओ हाय द्वारा अपने मरे हुए सैनिकों को छोड़ने के बाद टाइटन कैटल के नेता को तुरंत समझ आ गया कि झाओ हाय सियार जनजाति के हमले का सामना कर सकता है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी आसानी से हल हो जाएगा। टाइटन कैटल के राजकुमार होने के नाते उन्हें आम जानवरों की तुलना में जादूगरों की कहीं अधिक समझ थी। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी जादूगर को बीस्ट फोल्क प्रेरी में लड़ते हुए नहीं देखा था। आखिरकार वह बीस्ट फोल्क प्रेरी में ही रहते थे और आमतौर पर मानव जादूगर बीस्ट फोल्क प्रेरी में अपनी मर्जी से किसी को नहीं मारते थे। सियार जनजाति से निपटने के बाद झाओ हाय ने युवा टाइटन कैटल जनजाति के नेता की ओर मुड़कर कहा, प्रिय पशु पुरुष भाई, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मनों से निपटना चाहिए। उसके बाद हम साथ में 2 प्याले पी सकते हैं, कैसा रहेगा? झाओ हाय की नजर में टाइटन कैटल नाम का ये व्यक्ति काफी अच्छा था। पहले जब वे खतरे में थे तब उसने मदद की पेशकश की थी। झाओ हाय उसकी इस दयालुता के लिए आभारी था। जैसे ही युवा टाइटन कैटल सदस्य ने झाओ हाय की बात सुनी, वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने झाओ हाय के कहने का अर्थ समझने की कोशिश की। झाओ हाय उसकी मदद करना तो चाहता था, लेकिन साथ ही वह उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने दुश्मन सियार जनजाति के खिलाफ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि वह झाओ हाय के इरादे को समझ गया था, लेकिन पशु जाति के अभिमान ने उसे इतनी आसानी से सहमत नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने जोर से कहा, मेरे मानव भाई, मैं टाइटन कैटल जनजाति का वेल्स 2 उन घृणित कुत्तों को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा। झाओ हाय एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। उसे वेल्स का स्पष्टवादिता पसंद आए। पहले उसे डर था कि वेल्स उसकी मदद नहीं करने देगा, इसलिए उसने सहयोग की बात की थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वेल्स इतना स्वाभिमानी होगा कि वह मदद की पेशकश करेगा और कमजोर स्थिति को ठुकरा देगा। उनके बीच की बातचीत सियार जनजाति के लोगों ने साफ तौर पर सुन ली, जिससे वे घबरा गए। उन्होंने झाओ हाय द्वारा बुलाए गए मरे हुओं की युद्ध शक्ति देख ली थी और सच कहें तो उन्हें विश्वास नहीं था कि वे उनका सामना कर पाएंगे। टाइटन कैटल जनजाति के 300 योद्धाओं के शामिल होने से उन्हें डर था कि स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं होगी। वे अभी कुछ बदलाव करने ही वाले थे कि अचानक बड़ी संख्या में मरे हुए प्राणी प्रकट हो गए। ये मरे हुए प्राणी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे झाओ हाय ने पहले बुलाए थे। ये जादुई जीव थे और इनकी संख्या 1000 थी। इन मरे हुए प्राणियों ने आसानी से सियार जनजाति के 2000 घुड़सवारों को घेर लिया। घुड़सवार सेना के लिए सबसे दुखद स्थिति क्या होती है? ये तब होती है जब वे घिर जाते हैं और उस क्षेत्र से बाहर निकलने की क्षमता खो देते हैं। हमला करने की क्षमता खो देने वाला घुड़सवार पैदल सेना के बराबर भी नहीं रह जाता। प्रेरी में सियार जनजाति के सबसे कुख्यात चोर बनने का कारण उनके वाहन थे। उनके वाहन पवन तत्व से युक्त जादुई जानवर थे जो चालाक और बिजली के सियार थे। ये 5वें दर्जे के जादुई जानवर असाधारण रूप से बुद्धिमान और लचीले थे। इसी कारण सियार जनजाति पूरे प्रेरी क्षेत्र में हवा की तरह आ जा सकती थी और किसी को भी उनका पता नहीं चलने देती थी। लेकिन अब वे चारों तरफ से घिर चुके थे। जिस गतिशीलता पर उन्हें इतना गर्व था वह अब खत्म हो चुकी थी। दुबली पतली सियार जनजाति अब सचमुच एक चाय की मेज पर सजे सामान की तरह हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे चाय की मेज पर रखे जाने वाले सामान भी नहीं थे। उनकी स्थिति का सटीक वर्णन करें तो वे रसोई में ही बेहतर थे, जहां उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। वे असंख्य मरे हुओं से घिरे हुए थे और उनका अंत दुखद होना तय था। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि त्रासदी शब्द भी उनके लिए शायद पर्याप्त नहीं था।
सियार जनजाति ने जल्दबाजी में हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। तभी झाओ हाई ने आक्रमण का आदेश दिया और 1000 विशालकाय मरे हुए जीव सियार जनजाति पर टूट पड़े। हालात देखकर वेल्स एक पल के लिए अचंभित रह गया। फिर उसने तुरंत खुद को संभाला और स्वाभाविक रूप से उन कुत्तों पर पलटवार करने का ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वेल्स ने तुरंत हमला करने का आदेश जारी कर दिया। टाइटन मवेशी योद्धाओं को सियार जनजाति ने घेर लिया था और उन पर लगातार हमला किया जा रहा था, जिससे उनके हृदय लगातार पीड़ा से व्याकुल थे। वेल्स का आक्रमण का आदेश सुनते ही वे जोर से चिल्लाए और ऐसे उत्तेजित हो गए मानो उन्होंने कोई उत्तेजक पदार्थ ले लिया हो। उन्होंने अपने घोड़ों को बुलाया और बैलों की पीठ पर सवार होकर सीधे सियार जनजाति की ओर धावा बोल दिया। टाइटन केटल योद्धा का वाहन स्टोनस्किन मवेशी नहीं था। हालांकि स्टोनस्किन मवेशी बहुत शक्तिशाली थे और उनमें उच्च रक्षात्मक क्षमताएं थी, वे तेज नहीं थे, इसलिए वे घुड़सवार सेना के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छे वाहन नहीं थे। इसलिए वे इसके बजाय जादुई जानवरों का उपयोग करते थे, जिन्हें अर्थ ट्रैवर्सिंग मवेशी कहा जाता था। 3 पृथ्वी पर विचरण करने वाले मवेशी 5वें दर्जे के जादुई जीव थे और धीमे नहीं थे। उनकी रक्षात्मक क्षमता भी अच्छी थी। अपनी उच्च शक्ति के अलावा वे टाइटन कैटल योद्धाओं के लिए सबसे उपयुक्त सवारी बन गए। पृथ्वी पर विचरण करने वाले मवेशियों का टाइटन कैटल जनजाति से रक्त संबंध नहीं था, बल्कि वे स्टोनस्किन मवेशियों से संबंधित थे। समस्या ये थी कि वे स्टोनस्किन मवेशियों को मार डालते थे और उनसे जादुई जीव की आत्मा को अवशोषित कर लेते थे। इस तरह के कार्य के लिए रक्त संबंधी जादुई जीवों का उपयोग करना बीस्ट फोक प्रेयरी में एक अपवाद था। बीस्ट फोक प्रेयरी में बीस्ट फोक आमतौर पर अपने रक्त संबंधी जादुई जानवरों को सवारी के रूप में इस्तेमाल करते थे। हालांकि टाइटन कैटल जनजाति जैसी कुछ जनजातियां ऐसी भी थीं जो रक्त संबंधी जादुई जानवरों के बजाय पृथ्वी पर चलने वाले मवेशियों जैसे अन्य जादुई जानवरों को सवारी के रूप में इस्तेमाल करती थीं। झाओ हाई ने टाइटन कैटल योद्धाओं के आक्रमण को देखा। उसे मानना पड़ा कि टाइटन कैटल योद्धा सचमुच एक असाधारण शक्ति थे। निस्संदेह उन्होंने पृथ्वी पर दर्ज भारी घुड़सवार सेना की तुलना में कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया। कल्पना कीजिए 100 किलोग्राम वजनी युद्ध कुल्हाड़ियों से लैस विशालकाय योद्धाओं की एक सेना आगे बढ़ रही हो। यही वह दृश्य था। चीनी मार्शल आर्ट समुदाय में एक कहावत प्रचलित थी, एक असली हथियार को घुमाने पर एक तायल 4 एक जिन 5 के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि एक जिन वजन का भारी हथियार चलाने वाले की ताकत को बढ़ाता है और घुमाने पर 10 जिन की ताकत के बराबर हो जाता है। हालांकि प्राचीन चीन में आक्रमणकारी घुड़सवार सेना तलवारों का इस्तेमाल करती थी, जो घुमाने के लिए नहीं थी बल्कि सपाट और पतली थी। वे दुश्मन को मारने के लिए घोड़े की पीठ पर सवार होकर उसकी ताकत का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही चीन के मैदानी इलाकों में योद्धा हथियार 6 का इस्तेमाल करते थे और हथियार चलाने वाली घुड़सवार सेना का आक्रमण बहुत घातक होता था। 7 टाइटन कैटल जनजाति का हमला केवल हथियारों को लहराने तक ही सीमित नहीं था। ये हथियार 100 किलोग्राम के भारी थे। उनके द्वारा सवार मवेशियों से निकलने वाली शक्ति के साथ उस कुल्हाड़ी में कितनी ताकत हो सकती थी, झाओ हाई इसका सटीक अनुमान नहीं लगा सका। झाओ हाई भी सैन्य कला का शौकीन था, इसलिए उसे इन बातों की जानकारी थी। प्राचीन घुड़सवार सेना अपने हथियारों को घुमाकर वार नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके कंधे अपनी जगह से हट सकते थे। इसलिए जब प्राचीन घुड़सवार सेना हमला शुरू करती थी तो वे एक लंबे हथियार का इस्तेमाल करते थे। इस तरह के हथियार को एक हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता था, लेकिन वे इसकी डंडी को अपनी बाहों के नीचे दबा लेते थे। उस समय आम घुड़सवार सैनिक भाले का इस्तेमाल करते थे। दुश्मन को भेदने के बाद उन्हें भाले को वापस खींचना पड़ता था ताकि वह दोबारा इस्तेमाल करने लायक हो सके, अन्यथा भाला टूट जाता था। प्राचीन चीनी घुड़सवार इसी तरह आक्रमण करते थे। विदेशी योद्धाओं के लिए भी आक्रमण की यही विधि समान थी, परंतु वे भारी कवच पहनते थे और सीधा भाला धारण करते थे। बदलते समय उन्हें अपने हाथों में पकड़े लकड़ी के भाले पर विशेष ध्यान देना पड़ता था। जैसे ही वे शत्रु पर प्रहार करते, भाला टूट जाता। यदि घुड़सवार सेना कुशल होती तो भाला केवल नोक से टूटता और प्रयोग योग्य बना रहता। एक चीनी भाले ने इस समस्या पर विचार किया और भाले का डंडा पूरी तरह से लकड़ी का नहीं बना था। इसके बजाय भाले को पट्टियों से कसकर लपेटा जाता था और यह आधुनिक स्टील के तार की रस्सियों जैसा दिखता था। यह न केवल मजबूत था बल्कि अतुलनीय रूप से कठोर भी था। जब इसका इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जाता था तो घुड़सवार सैनिक थोड़ी सी ताकत लगाकर दुश्मन को डंडे से दूर धकेल सकता था। इस तरह प्रभाव के बाद घोड़ा अपना संतुलन बनाए रख सकता था और पीछे हटकर मरने से बच सकता था। इस स्थिति में भाले का डंडा टूटता नहीं था। 8 ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी की प्राचीन घुड़सवार सेना मनुष्य की शक्ति का नहीं बल्कि घोड़े की ताकत का इस्तेमाल करती थी। इस बार टाइटन मवेशी घुड़सवार सेना के हमले में न केवल पृथ्वी पर चलने वाले मवेशियों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की ताकत का भी इस्तेमाल किया, जिससे उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई। स्वाभाविक रूप से आर्क महाद्वीप पर रहने वाले मनुष्यों का शरीर पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में कहीं बेहतर होता। दरअसल आर्क महाद्वीप के पौधों में जादुई तत्वों की प्रचुरता थी। वायु में मौजूद प्राकृतिक ऊर्जा के साथ मिलकर ये पृथ्वी की तुलना में कहीं बेहतर था। इसी कारण आर्क महाद्वीप पर रहने वाले लोगों का शरीर पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। वे ऐसे कार्य कर सकते थे जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य नहीं कर सकते थे। टाइटन कैटल जनजाति की घुड़सवार सेना के हमले को अगर झाओ हाई शब्दों में बयां करे तो सुंदर कहा जा सकता है। एक क्रूर सुंदरता, शक्ति की सुंदरता, नरसंहार की सुंदरता। 300 पशुपथ पर सवार घुड़सवारों के हमले के साथ ही लड़ाई लगभग समाप्त हो गई थी। हालांकि इस हमले से सियार जनजाति का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उनमें से 400 को मार गिराया। शेष सियार जनजाति के सदस्यों को झाओ हाई द्वारा बुलाए गए मरे हुए लोगों ने मार डाला। अपने हमले के बाद 300 मवेशी सवार सैनिक शिविर में लौट आए और बाहर पड़े सियार जनजाति के सदस्यों के शवों को देखने लगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी लाशें नहीं देखी थी, बस वेल्स की रक्षा करने वाले इन योद्धाओं ने ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ी थी। उन्होंने आह भरी क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सियार जनजाति की 2000 सैनिकों वाली विशाल घुड़सवार सेना अचानक इस तरह नष्ट हो जाएगी।
इस समय युद्ध क्षेत्र को घने काले धुएं ने घेर लिया था। धुआं छटने पर युद्ध क्षेत्र साफ हो गया। वहां केवल पिछली लड़ाई की कुचली हुई घास ही बची थी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ कभी युद्ध क्षेत्र था। इस समय झाओ हाई का काफिला धीरे धीरे शिविर की ओर बढ़ने लगा। 20 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही झाओ हाई और लौरा गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे वेल्स की ओर बढ़ने लगे। जमीन पर रेंगते हुए मवेशी उनका रास्ता रोकना चाहते थे, लेकिन वेल्स ने उन्हें रुकने का इशारा किया। झाओ हाई, लौरा और अन्य 2 महिलाओं को वेल्स से 2 मीटर की दूरी तक ले गए। फिर उन्होंने सीना तानकर वेल्स की ओर अभिवादन किया। भाई वेल्स, नमस्कार। झाओ हाई आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं। वेल्स ने भी सीना तानकर झाओ हाई को पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, भाई झाओ हाई, तुम सचमुच एक महान जादूगर हो। तुमने अपने जादू से सियार जनजाति को आसानी से और अप्रत्याशित रूप से हरा दिया। आज से तुम वेल्स के घनिष्ठ मित्र हो। वेल्स के उत्साह के साथ झाओ हाई आसानी से तालमेल नहीं बिठा पाया। बड़ी मुश्किल से वेल्स के आलिंगन से खुद को छुड़ाने के बाद वह हौंकते हुए बोला, भाई वेल्स, आपको मुझे इस तरह गले नहीं लगाना चाहिए था। मैं तो आपके हाथों मरते मरते बचा। जब झाओ हाई ने ये शब्द कहे तो उनके आसपास के जानवर हंसने लगे। उन्हें झाओ हाई पसंद आने लगा क्योंकि वह ईमानदारी से बोलता था, उन पाखंडी इंसानों की तरह नहीं। लौरा और बाकी दोनों भी मुस्कुराए। वे इस समय उन विशालकाय प्राणियों का सामना कर रहे थे। मनुष्यों की तुलना में जहां उन्हें संयमित व्यवहार करना पड़ता था, विशालकाय प्राणियों के बीच रहना अधिक सहज था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। अध्याय 242, जितने चाहे उतने। वेल्स ने झाओ हाई को तंबू में आगे से रास्ता दिखाया। स्पील के तंबू की तुलना में वेल्स का तंबू कहीं अधिक भव्य था। तंबू के अंदर एक बढ़िया बकरी की खाल का कालीन बिछा हुआ था और उस पर मेज कुर्सियां रखी थी। बीस्टमैन प्रेरी में यह आम बात नहीं थी। तंबू के अंदर अधिकांश फर्नीचर चांदी का बना हुआ था। यह मालिक की असाधारण प्रतिष्ठा को दर्शाता था। लेकिन झाओ हाई को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पूरे शिविर में एक भी महिला या बच्चा नहीं था। सैकड़ों योद्धाओं में वेल्स और पैगंबर के अलावा कोई और नहीं था। जब वे तंबू के अंदर बैठे तो एक शक्तिशाली बैल जनजाति के योद्धा ने तुरंत उनके लिए दूध वाली चाय ला दी। वेल्स ने दूध वाली चाय का प्याला उठाते हुए कहा, भाई झाओ हाई, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, वरना उन कमीनों से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता। अरे हाँ, मैं आपको उनसे मिलवाना भूल गया था। ये मेरे गुरु पैगंबर येल है। झाओ हाई खड़ा हुआ और येल को प्रणाम किया। पशु मानवों के पैगंबरों के प्रति आदर बनाए रखना चाहिए। यह एक ऐसा वाक्य था जिसे मैदान में आने वाले सभी मनुष्यों को ध्यान में रखना पड़ता था। येल को प्रणाम करने के बाद झाओ हाई ने कहा, आदरणीय पैगंबर, नमस्कार। ये मेरी मंगेतर लौरा है और ये भी मेरी मंगेतर मेघ है। ये नीर है। झाओ हाई ने वेल्स और येल से उनका परिचय कराया। ये पहली बार था जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेघ को अपनी मंगेतर बताया था। लौरा ने ही झाओ हाई को ऐसा करने दिया था। उसे लगा कि इससे मेघ के साथ न्याय होगा। जब मेघ ने झाओ हाई को उसका परिचय कराते सुना तो वह शर्म से लाल हो गई। फिर भी मन ही मन खुश थी कि आखिरकार उसकी स्थिति पक्की हो गई। इससे उसके मन में बची खुची चिंता भी पूरी तरह से गायब हो गई। झाओ हाई के परिचय के बारे में वेल्स को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कई पत्नियां रखने का अधिकार केवल मनुष्यों में ही नहीं था। यही हाल पशु मानव जनजातियों में भी था। वास्तव में यहाँ स्थिति मनुष्यों से भी बदतर थी। कहा जाता है कि अश्व जनजाति के एक सरदार की अकेले ही 30 से अधिक पत्नियां थीं। उन्हें बीज बोने वाला घोड़ा उपनाम दिया गया था। वेल्स ने लौरा और मेघ के सामने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और फिर वे दोनों बैठ गईं। उसने एक कप दूध वाली चाय पी और झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, भाई झाओ हाई, तुम्हें बड़े पेट वाले सूअरों के कबीले का युद्ध ध्वज मिला कहां से? झाओ हाई मुस्कुराया, हम कुछ समय पहले से एक दूसरे को जानते थे। मैंने उनके गोट हेड हैमर ट्राइब की एक एहसान के तौर पर मदद की थी और जनजाति के मुखिया भाई स्पील ने मुझे वह दोस्ती का झंडा दिया था। वेल्स ने यह नहीं कहा था कि झंडा मित्रता का झंडा है, क्योंकि वह देखना चाहता था कि झाओ हाई झंडे का अर्थ जानता है या नहीं। अब जब झाओ हाई ने यह कह दिया तो वेल्स समझ गया कि झाओ हाई झंडे के प्रतीक को जानता है। वेल्स ने सिर हिलाया और कहा, लगता है तुमने उसकी बहुत मदद की है, वरना वो तुम्हें दोस्ती का झंडा नहीं देता। हाँ हाँ, मुझे पता चला कि तुम व्यापारी हो भाई झाओ हाई। क्या तुम्हारी गाड़ी अनाज से भरी है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ वेल्स भाई। दरअसल मैं खुद को एक वैध व्यापारी नहीं मान सकता। मेरे पास एक जागीर है और उसमें अनाज पैदा होता है। फिलहाल मेरे पास बड़ी मात्रा में अनाज है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, खासकर बांस का चावल। जब वेल्स ने झाओ हाई की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। मेरे भाई, तुम्हारे अनाज का भाव क्या है? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक अर्गली के लिए 2000 किलो। वेल्स ने चौंककर दोबारा देखा और फिर चमकती आंखों से बोला, मेरे भाई, क्या तुमने अभी अभी एक अर्गली बकरी के बदले 2000 किलो अनाज कहा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल ये तो बस एक सार्वजनिक कीमत है। अगर दोस्तों के लिए हो तो कीमत कम हो सकती है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे एक वरिष्ठ है जिन्हें जादुई जीवों पर बहुत शोध करना पसंद है, इसलिए अगर वे मैदानी इलाकों की खास प्रजातियां हों, खासकर जादुई जीव, तो मैं उन्हें बहुत कम कीमत पर खरीद सकता हूँ। बेशक अगर आपको अनाज की जरूरत हो तो मैं अनाज के बदले में दे सकता हूँ। और मेरे पास ताज़ी सब्जियां मौजूद हैं। ये इतनी ताज़ी हैं जैसे अभी अभी तोड़ी गई हो। मेघ, जाओ वेल्स भाई के लिए भेंट के तौर पर कुछ ताज़ी सब्जियां ले आओ। मेघ ने हाँ में सिर हिलाया और तंबू से बाहर चली गई। वेल्स और येल दोनों ने झाओ हाई की बातें अनसुनी कर दी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई ऐसी शर्तें रखेगा। ये सचमुच उनकी उम्मीदों से परे था। वेल्स ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, मेरे भाई, आप कितना दाना दे सकते हैं? मेरा मतलब है, आपके पास कितने अनाज के दाने हैं? झाओ हाई ने वेल्स की ओर देखते हुए कहा, मेरे पास उतने हैं जितने तुम चाहो। ये शब्द इतने घमंडी थे कि पागलपन की हद तक पहुंच गए। येल और वेल्स को लगा कि झाओ हाई के शब्द बहुत ही अभिमानपूर्ण थे।
ये ध्यान रखना चाहिए कि वेल्स अभी भी अपने पद पर कायम थे। यदि वेल्स वास्तव में झाओ हाई के साथ व्यापार करना चाहते थे तो आवश्यक फसलों की मात्रा खगोलीय थी। वेल्स ने झाओ हाई को घूरते हुए कहा, मेरे भाई, मुझे लगता है कि मैं अभी आपको अपनी पहचान बताना भूल गया। मैं हरक्यूलियन बुल जनजाति के सरदार का 7वां पुत्र हूँ। अगर मैं सचमुच आपसे व्यापार करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत अधिक अनाज की आवश्यकता होगी। झाओ हाई थोड़ा मुस्कुराया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई। मैं जानता हूँ कि आपकी पहचान आम नहीं है। आपके पास एक पैगंबर गुरु है और आप शानदार वस्त्र पहनते हैं, इसलिए आपकी पहचान निश्चित रूप से असाधारण है। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, जैसा कि मैंने अभी कहा, आप जितने चाहें उतने मेरे पास हैं। यह कोई धोखा नहीं है। आप अपने पूरे हरक्यूलियन बुल कबीले के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कर सकते हैं और फिर हम बात करेंगे। वेल्स ने झाओ हाई को अबोध से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओ हाई को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला। ये तो सबको पता ही होगा कि अनाज हमेशा से ही सबसे अधिक मात्रा में पशु मानवों को निर्यात किया जाने वाला व्यापारिक सामान रहा है। इसी कारण से यह मनुष्यों द्वारा उन्हें गला घोंटकर मारने का सबसे शक्तिशाली हथियार भी था। इसी वजह से पशु मानवों के इलाकों में अनाज की कीमतें बहुत अधिक थीं। हालांकि मनुष्यों द्वारा बीस्टमैन प्रेरी में बड़ी मात्रा में अनाज पहुंचाया जाता था, लेकिन बीस्टमैन की विशाल आबादी की तुलना में वह पर्याप्त था। हर साल कई बीस्टमैन को अकाल से बचने के लिए अपनी बकरियों का मांस बहुत कम मात्रा में खाना पड़ता था। लंबे समय तक बकरियों का सेवन करना पशु मानवों के लिए अच्छा नहीं था। यदि वे बकरियों को खा जाते तो अनाज के बदले उनका व्यापार करने की तुलना में उन्हें अधिक नुकसान होता, लेकिन अनाज की कमी होने पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता था। ऐसा नहीं था कि मनुष्य जानबूझकर बीस्टमैन प्रेरी में अनाज नहीं लाते थे। मानव व्यापारियों की नज़र में बीस्टमैन प्रेरी में अनाज लाने का मतलब बदले में अर्गाली एक प्रकार का अनाज प्राप्त करना था। ये पैसा था। भला ऐसे व्यापार को जानबूझकर क्यों छोड़ा जाए? लेकिन समस्या इस तथ्य में निहित थी कि मनुष्यों के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं था। अब महाद्वीप के सभी बड़े देश बीस्टमैन प्रेरी को अनाज बेचने के मामले में आंखें मूंद लेने का रवैया अपना रहे थे। अनाज बेचा जा सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इतना अनाज नहीं बेचा जा सकता था कि महाद्वीप में अनाज की कीमतों पर असर पड़े। अन्यथा राजशाही इसे बर्दाश्त नहीं करती। इन्हीं विभिन्न कारणों से बीस्टमैन प्रेरी में अनाज की आपूर्ति में हमेशा एक बड़ा घाटा बना रहता था। भले ही वे अपने अर्गाली का व्यापार करने को तैयार हो, फिर भी कोई उपाय नहीं था। अनाज उपलब्ध ही नहीं था। वेल्स को झाओ हाई की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ। भले ही झाओ हाई के पास जागीर हो, बांस से चावल का उत्पादन बीस्टमैन प्रेरी की अनाज आपूर्ति की भारी कमी को पूरा नहीं कर सकता था। झाओ हाई इतना घमंड कैसे कर सकता था? वेल्स की तुलना में येल को यह और भी अजीब लगा। झाओ हाई कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। इससे येल को अचानक किसी बुरी बात का ख्याल आया। पहले भी कुछ इंसान व्यापारी ऐसे ही बातें जानवरों के सामने कहते थे। अंत में यह साबित हो गया कि वे सभी व्यापारी झूठे थे। उनके पास इतना अनाज हो ही नहीं सकता था, इसलिए वे ही जानवरों से निपटने के लिए कुछ सड़े हुए अनाज लाए थे। अगर वह सड़ा हुआ चावल होता तो बात बन जाती। कम से कम धोने के बाद चावल खाने लायक तो होता। लेकिन अगर अनाज कम होता और जनजाति सर्दियों में अनाज पर निर्भर होती तो परिणाम बहुत भयानक होते। येल को अच्छी तरह याद था कि 5 साल पहले एक महान युद्ध जनजाति थी जिसके सदस्य ऐसे ही एक झूठे व्यक्ति के कारण अनाज की कमी से भूख से मर गए थे। उस जनजाति ने भारी मात्रा में अर्गाली एक प्रकार का अनाज खाया और भारी नुकसान उठाया। अब भी वह जनजाति उससे उबर नहीं पाई थी। येल को डर था कि झाओ हाई भी वैसा ही व्यक्ति हो सकता है। यदि झाओ हाई हरक्यूलियन बुल जनजाति से निपटने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसका प्रकट होना महज एक संयोग नहीं होगा। जब येल ने इस बात पर गौर किया तो उसने झाओ हाई को गहरी निगाहों से देखा। वेल्स के कुछ कहने से पहले ही येल ने थोड़ा खांसा और फिर वेल्स से बोला, वेल्स, आज झाओ हाई की मदद से ही हम उन कमीनों के खिलाफ जीत पाए। क्या हमें उन्हें ठीक से सबक सिखाना चाहिए? उन्हें भी तो अपना डेरा डालना होगा। वेल्स ने येल की बात सुनते ही समझ लिया कि येल अकेले में बात करना चाहता है। उसने झाओ हाई से अनाज के मुद्दे पर आगे कोई चर्चा नहीं की। उसने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है, देखो तो सही, मुझे ही तो ऐसी बातों पर बात करना आता है। भाई झाओ हाई, आप पहले जाकर अपना डेरा जमा लीजिए, फिर हम साथ में कुछ प्याले पेंगे। झाओ हाई उनकी चाल समझ गया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुरा दिया। वह खड़ा हुआ और बोला, ठीक है भाई वेल्स, मैं जाकर डेरा लगाता हूँ, फिर सब्जियां लेकर आता हूँ। इतना कहकर झाओ हाई ने लौरा और नीर को वेल्स और येल के सामने झुकने को कहा और फिर वे सब तंबू से चले गए। तभी मेघ कुछ मरे हुए जीवों को लेकर तंबू के बाहर टोकरियों में भरकर सब्जियां ला रही थी। ये सब्जियां अभी अभी झाओ हाई ने गाड़ी में रखी थी। आखिर इन्हें ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखा जा सकता था, वरना ये ताजी नहीं रहती। झाओ हाई ने मेघ को दोबारा तंबू में नहीं जाने दिया और उसे बस इतना कहा कि वह सब्जियां तंबू के बाहर पहरेदारों को दे दे। वह मेघ को वापस गाड़ियों के समूह के पास ले गया। आज कैंपिंग ग्राउंड की इमारत बहुत सुविधाजनक थी। गाड़ियां पहले से ही एक गोलाकार आकृति में खड़ी थीं। बस उस आकृति के अंदर एक टेंट लगाओ और बस। जब वे शिविर स्थल पर वापस लौटे तो तंबू लग चुका था। झाओ हाई और अन्य लोग तंबू में चले गए। यह एक बहुत ही साधारण तंबू था। इसकी जमीन खरगोश की खाल से ढकी हुई थी और इसमें ज्यादा सजावट नहीं थी, इसलिए यह विशाल प्रतीत होता था। जब वे तंबू के अंदर बैठ गए तो लौरा ने झाओ हाई पर हंसते हुए कहा, हाय भाई, तुम बहुत अधीर हो। मुझे लगता है कि वेल्स और येल ने तुम्हारे साथ झूठा व्यवहार किया होगा। झाओ हाई हंसते हुए बोला, क्या जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों का सामना अक्सर ऐसे झूठे लोगों से होता है? लौरा ने गंभीरता से जवाब दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जनजाति धोखा देने लायक है या नहीं। अगर किसी पशु मानव जनजाति की ताकत बहुत अधिक है तो इस तरह के झूठे लोगों के होने की बहुत संभावना है। अध्याय 243 चालाकी भरी चाल। जब झाओ हाई ने लौरा की बातें सुनी तो उसे लगा कि उसके शब्दों में कुछ छिपे हुए अर्थ हैं।
उसने उलझन भरी नजरों से लॉरा की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? लॉरा ने झाओ हाई की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि वे झूठे लोग असली व्यापारी नहीं थे। उनका अच्छा रिकॉर्ड था, ठोस रिकॉर्ड। झाओ हाई ने अवाक होकर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि किसी ने झूठ बोलने वालों को इस तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया? कौन, किस लिए? लॉरा ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और कौन हो सकता है? वे लोग जो ताकतवर होते जा रहे जानवरों से डरते हैं। उनमें फेंसिले परिवार और एक्सूर साम्राज्य के शाही सदस्य शामिल हैं। बीस्टमैन प्रेरी में इस समय कई व्यापारी हैं और वे ही उनके जासूस हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि कौन सा कबीला बहुत शक्तिशाली है तो वे दोनों मिलकर उस कबीले को कमजोर करने का तरीका सोचेंगे। किसी कबीले को कमजोर करने के लिए धोखे से ज्यादा क्रूर कोई चाल नहीं है। इस चाल में ज्यादा जनशक्ति और धन की जरूरत नहीं होती, लड़ाई के लिए तो और भी कम, और इससे उनका मकसद पूरा हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग इस चाल का इस्तेमाल करते हैं। झाओ हाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उसने हैरानी से दोबारा देखा और कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि येल ने विल्स को बीच में ही रोक दिया। लगता है येल ने हमें भी झूठे ही समझा। मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने बहुत आत्मविश्वास से बोल दिया। लॉरा हंस पड़ी, हम आपको भी दोष नहीं दे सकते। आपने जो कहा वो सच था, बस येल आप पर विश्वास नहीं कर रहा है। एक बार और संपर्क स्थापित हो जाए तो वे मान जाएंगे। बिल्कुल सही है भाई। क्या आपको लगता है कि वेल्स का खेमा थोड़ा अजीब है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये थोड़ा अजीब है। ये शिविर लड़ाकों से भरा है और यहाँ एक भी महिला नहीं है। ये कुछ हद तक समझ से परे है। लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही कह सकती हूँ, लेकिन वेल्स को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम था, तो वह इतनी दूर यहाँ क्यों आया होगा? मेग, जो अब तक बिल्कुल चुप थी, बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि वेल्स यहाँ किसी परीक्षा के लिए आया हो? वेल्स हरक्यूलियन बुल जनजाति के सरदार का 7वां पुत्र है, जो मूल रूप से एक राजकुमार है। आमतौर पर इंसानी रईस अपने बच्चों को कौशल निखारने के लिए बाहर जाने देते हैं, और वेल्स की पहचान भी एक रईस से जुड़ी है, इसलिए हो सकता है कि वह यहाँ युद्ध की परीक्षा के लिए आया हो, है ना? लॉरा और झाओ हाई दोनों चौंक गए। फिर लॉरा धीरे से हंसते हुए बोली, लगता है हमने चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल समझ लिया था। हाँ, मैंने भी सुना है कि महान कबीलों के राजकुमारों को भी मुकदमे के लिए बुलाया जाएगा। लगता है वेल्स भी इसमें शामिल है, लेकिन उसके चारों ओर सियार होने की बात भी संदिग्ध लग रही है। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, यह मामला कुछ अजीब है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं और हमने सियार जनजाति का सफाया कर दिया है ना? मैंने सियार जनजाति के लोगों को पकड़ भी लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। फिर भी 2 घोड़े जीवित हैं। उन्हें अभी सुरक्षित रखा गया है। युद्ध के बाद झाओ हाई ने सियार कबीले के लोगों के शवों को अंतरिक्ष में रख दिया। येल के संदेह से बचने के लिए झाओ हाई ने स्वयं काले कोहरे के मंत्र का प्रयोग करके युद्ध क्षेत्र को ढक दिया और फिर शवों को इकट्ठा किया। उसने सियार कबीले के लोगों को जल्दबाजी में मरे हुए प्राणियों में नहीं बदला। वह अभी भी उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह वेल्स और येल को ये बात बता भी नहीं सकता था, इसलिए उसने युद्ध क्षेत्र को काले कोहरे से ढकने के लिए उस मंत्र का प्रयोग किया। जब तक कोहरा छटा, सियार कबीले के लोगों के शव गायब हो चुके थे। इससे येल और अन्य लोगों को ये लगा कि झाओ हाई ने शवों को मरे हुए प्राणियों में बदल दिया है और उन्हें अपने सबमरीन स्पेस में डाल दिया है। महाद्वीप पर काले जादूगरों द्वारा भी यही आम तरीका अपनाया जाता था। आमतौर पर अपने दुश्मनों को मारने के बाद वे उन्हें मरे हुए प्राणियों में बदल देते थे और फिर उन्हें अपने सबमरीन स्पेस में डाल देते थे। इससे न केवल दुश्मन पीछे हटते थे, बल्कि उनकी अपनी शक्ति भी बढ़ जाती थी। इसीलिए झाओ हाई ने पहले ऐसा किया था। येल और वेल्स दोनों को जरा भी शक नहीं हुआ। लॉरा ने सिर हिलाकर कहा, उन सियार कबीले वालों से निपटने के लिए रात होने तक इंतजार करते हैं। हमें नहीं पता वेल्स कब हमारी तलाश में आएगा, इसलिए अभी अंतरिक्ष में प्रवेश न करें। झाओ हाई ने भी सिर हिलाया। उसका इस समय अंतरिक्ष में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था। झाओ हाई और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि वेल्स और येल इस समय उनके बारे में बात कर रहे थे। जब उन्होंने झाओ हाई और अन्य लोगों को तंबू से निकलते देखा तो वेल्स ने उलझन में येल से कहा, शिक्षक, आपने मुझे और झाओ हाई को आगे क्यों नहीं जाने दिया? अगर उसके पास बहुत सारा अनाज है और वह बहुत सस्ता है तो ये हमारे हरक्यूलियन बुल कबीले के लिए बहुत अच्छी खबर है। येल ने वेल्स की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि झाओ हाई सच नहीं बोल रहा था। क्या सचमुच उसके हाथों में अनाज है? 5 साल पहले ब्लैक बेयर ट्राइब से मिले सबक को मत भूलो। 5 साल पहले येल द्वारा बताए गए ब्लैक बेयर ट्राइब के उस घटनाक्रम का जिक्र करना जरूरी है, जिसमें एक मानव व्यापारी, जिसने पहले भी कई बार ब्लैक बेयर ट्राइब के साथ काम किया था, ने सर्दियों के लिए अनाज तैयार करने का वादा किया था। ब्लैक बेयर ट्राइब के लोग उस व्यापारी के साथ खुशी खुशी काम करते थे, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उनके साथ धोखा करेगा। नतीजतन ब्लैक बेयर ट्राइब के लोगों ने सर्दियों के लिए किसी अन्य मानव व्यापारी से अनाज नहीं खरीदा। लेकिन वह मानव व्यापारी अंततः गायब हो गया और फिर कभी मैदान में नहीं आया। जब तक ब्लैक बेयर जनजाति उसके झांसे में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उस सर्दी के लिए अनाज का भंडार नहीं किया था और बर्फबारी बहुत भीषण थी। सेना जुटाना मुश्किल था और पूरी ब्लैक बेयर जनजाति पर भोजन की कमी का खतरा मंडरा रहा था। अंततः उनके पास खतरे से बचने के लिए अर्गली और अन्य जादुई जानवरों को खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। फिर भी ब्लैक बेयर जनजाति के कई गुलाम भूख से मर गए। कभी शक्तिशाली रही ब्लैक बेयर जनजाति कमजोर पड़ गई थी। अगर उनकी असाधारण युद्ध क्षमता न होती तो वे अब तक नष्ट हो चुके होते। इसके बाद इस मामले ने बीस्टमैन प्रेरी में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब प्रेरी की सभी जातियों ने मानव व्यापारियों के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। इस वजह से कई व्यापारियों को अपूरणीय क्षति हुई। जब वेल्स ने येल की बात सुनी तो वह चौंक गया और बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि झाओ हाई उस तरह का व्यक्ति है और वह दोस्ती का झंडा पकड़े हुए है। क्या आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं?
येल ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा अधिक सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है। हमें हमेशा ब्लैक बेयर जनजाति के सबक को याद रखना चाहिए। चाहे झाओ हाई के पास अनाज हो या न हो, हम सारा भरोसा उस पर नहीं कर सकते। वेल्स ने इस मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अपनी सारी संपत्ति किसी और के भरोसे छोड़ देना बहुत जोखिम भरा होता है। वह ऐसा नहीं करेगा, इसलिए उसने येल की बात पर भी आपत्ति नहीं जताई। येल ने वेल्स की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज हम पर हमला होना बहुत अजीब बात है, वेल्स? उन कमीनों में इतनी हिम्मत कब आ गई कि उन्होंने हम पर हमला करने की हिम्मत की? वेल्स चौंक गया। तो शिक्षक, आपका मतलब क्या है? येल ने जवाब दिया, इसमें कुछ गड़बड़ है। वैसे तो ये सियार किसी को भी लूट लेते हैं, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो उनके दल में बूढ़े और औरतें होती हैं, और वे आमतौर पर पूरे समूह में काम करते हैं। लेकिन आज हम पर हमला करने वाले सभी ताकतवर और उम्रदराज थे। कोई बूढ़ा या औरत नहीं थी। क्या आपने कभी किसी सियार जनजाति के बारे में सुना है जिसने लूटपाट करने के लिए 2000 ताकतवर वयस्कों को इकट्ठा किया हो? इसके अलावा हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, इसलिए हम ज्यादा कीमती सामान नहीं लाए हैं और सिर्फ 300 योद्धा रक्षक लाए हैं। इस तरह की ताकत वाली छोटी जनजातियों की तुलना में हम कई मायनों में ज्यादा शक्तिशाली हैं, फिर भी ये सियार हम पर हमला करने आए। यह उनके काम करने का सामान्य तरीका नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मामला बहुत अजीब है। येल की बातें सुनकर वेल्स के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। वह मूर्ख नहीं था, वह येल की बातों का मतलब जानता था। हालांकि वेल्स सरदार का 7वां पुत्र था, फिर भी वह अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था और बचपन से ही बुद्धिमान था। मनुष्यों के लिए शायद इसका कोई खास महत्व न हो, लेकिन पशु मानव जनजातियों में यह एक बेहद सकारात्मक गुण माना जाता था। बीस्टमैन का स्वभाव सीधा साधा होता था। आमतौर पर जो बीस्टमैन ज्यादा चतुर नहीं होते थे, वे दूसरों की नजर में मूर्ख और आसानी से धोखा खाने वाले लगते थे। इसलिए बीस्टमैन बुद्धिमान बच्चों को बहुत महत्व देते थे और उन्हें बचपन से ही शिक्षा देने के लिए एक भविष्यवक्ता शिक्षक नियुक्त करते थे। अक्सर इसी तरह के बच्चे आगे चलकर सरदार बनते थे। बचपन से ही वेल्स बेहद होशियार साबित हुए, इसलिए उनके पिता ने उन्हें 5 साल की उम्र में ही येल विश्वविद्यालय में दाखिला दिला दिया। यह एक तरह से सभी को संकेत देने जैसा था कि वे वेल्स को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने के लिए उत्सुक थे। अगर वेल्स के अन्य भाइयों की ताकत सामान्य होती तो कोई बड़ी बात नहीं होती। शक्तिशाली बैल जनजाति आसानी से उत्तराधिकार पूरा कर लेती, लेकिन समस्या ये थी कि उसके भाई भी बहुत शक्तिशाली थे। इससे परेशानी खड़ी हो जाती। वेल्स के सबसे बड़े भाई गैसोल बचपन से ही अपने पिता के साथ रहे और हमेशा हरक्यूलियन बुल ट्राइब के लिए लड़ते रहे। बीस्टमैन समुदाय में उन्हें बेल सिर वाला युद्ध देवता के नाम से जाना जाता था। उनकी ताकत इतनी थी कि वे किसी मानव स्तर 8 के विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकते थे। ताकत के प्रशंसक बीस्टमैन में गैसोल की ख्याति बहुत अधिक थी। हरक्यूलियन बुल ट्राइब में भी उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। हालांकि गैसोल वेल्स जितना बुद्धिमान नहीं था, फिर भी उसने इतने वर्षों तक अपने पिता को कबीले के मामलों को संभालने में मदद की, इसलिए उसका प्रदर्शन सराहनीय कहा जा सकता है। यही कारण था कि हरक्यूलियन बुल जनजाति में बहुत से लोग उसका समर्थन कर रहे थे और उसे अगला सरदार बनाना चाहते थे। वेल्स के दूसरे भाई पॉल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। पॉल स्वभाव से ही बहुत गुस्सैल था। हालांकि वह शक्तिशाली और युद्ध के लिए उत्सुक था, फिर भी वह सरदार बनने के काबिल नहीं था। लेकिन पॉल का गैसोल के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और वह हमेशा गैसोल को सरदार बनने में सहयोग देता रहा। वेल्स के तीसरे और चौथे भाई किशोरावस्था में ही युद्ध में मारे गए थे। कबीले में उनके नाम याद रखने वाले लोग बहुत कम थे। वेल्स के 5वें भाई हेल्स का शरीर बचपन से ही कमजोर था। वह हर साल आधे समय बीमार पड़ जाता था, इसलिए वह कबीले में एक उपेक्षित सदस्य था जिससे कोई खतरा नहीं था। वेल्स के छठे भाई मेंडेज का वेल्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। उन्होंने बचपन से ही वेल्स का बहुत ख्याल रखा, लेकिन उनकी वर्तमान उम्र बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए वे अब ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। वेल्स के 2 छोटे भाई भी थे, लेकिन उनकी उम्र अभी बहुत कम थी। उन्हें मुकदमों में भाग लेने का भी अधिकार नहीं था, मदद करने की तो बात ही छोड़िए। वेल्स की 4 बड़ी बहनें भी थीं, लेकिन उनकी शादी एक और मजबूत नस्ल के लोगों से हुई थी जो कमजोर नहीं थी, लड़ाकू बैल जनजाति। वेल्स का अपनी दूसरी और तीसरी बहन से अच्छा रिश्ता था, जबकि सबसे बड़ी और चौथी बहन का गैसोल से अच्छा रिश्ता था। अगर सही मायने में देखा जाए तो हरक्यूलियन बुल ट्राइब का सरदार बनने की संभावना वेल्स की तुलना में गैसोल के पास कहीं अधिक थी। अध्याय 244 पुनर्मूल्यांकन। वेल्स ने बचपन से ही येल से शिक्षा प्राप्त की और वेल्स के शिक्षक बनने के बाद येल पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। येल को लगा कि उन्हें वेल्स को सरदार बनने में मदद करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान से उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। वेल्स के शिक्षक होने के अलावा येल द्वारा वेल्स को इतने समर्पण से पढ़ाने का एक और कारण था भैंस जनजाति। हालांकि भैंस जनजाति का अपने कई प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं के कारण अन्य जातियों में उच्च स्थान था, फिर भी यदि वेल्स उत्तराधिकार की इस लड़ाई में हार जाता तो उस पर निश्चित रूप से गैसोल का अत्याचार होता और फिर येल का समय भी बेहतर नहीं होता। जिस भैंस जनजाति से येल आता था उसे निश्चित रूप से कष्ट भोगना पड़ता। ठीक इसी वजह से येल को वेल्स को इस पद पर सफल होने में मदद करनी होगी, तभी वह बफेलो ट्राइब के लाभों की गारंटी दे पाएगा। भैंसा जनजाति सभी जिद्दी जातियों में सबसे बुद्धिमान थी। येल की उम्र काफी अधिक थी, इसलिए उसने उत्तराधिकार के लिए ऐसे कई पारिवारिक झगड़े देखे थे, इसलिए वह बचपन से ही वेल्स से ऐसी बातें करता था। वेल्स इतना बुद्धिमान था कि जैसे ही येल ने हमले की विचित्रता के बारे में बताया, वेल्स तुरंत समझ गया कि येल का क्या मतलब है। वेल्स को आवाज देखकर येल्स चुप रहा। वह जानता था कि वेल्स कभी भी गैसोल के साथ खुलकर शत्रुता नहीं करना चाहता था। भले ही वेल्स युवा था, लेकिन उसकी शिक्षा ने उसे यह समझाया था कि चाहे कोई भी जीते, सबसे बड़ा नुकसान हरक्यूलियन बुल जनजाति का ही होगा, इसलिए वह गैसोल से लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वेल्स बचपन से ही बहुत होशियार था, इसलिए गैसोल हमेशा उसे प्रतिद्वंद्वी मानता था और उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता था। अपनी सुरक्षा के साथ साथ येल और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए वेल्स के पास पलटवार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी के साथ वेल्स और गैसोल के बीच अनसुनी लड़ाई शुरू हो गई।
गैसोल के पास वर्षों से प्रतिष्ठा और सामाजिक संबंध थे, इसलिए उत्तराधिकार में उनका पलड़ा भारी था, लेकिन वेल्स में बचपन से ही प्रतिभा का संचार हुआ था और अपने पिता के समर्थन से वह भी कमजोर स्थिति में नहीं थे। दोनों के बीच लड़ाई हमेशा खुलेआम नहीं बल्कि पर्दे के पीछे होती थी और उनकी लड़ाई सीमा के भीतर ही सीमित रहती थी, कभी सीमा से बाहर नहीं जाती थी। एक दूसरे को जान से मारने जैसी बातें उन्होंने कभी नहीं की। इस बार मामला कुछ अजीब था। जब वेल्स ने ये सोचा तो उसने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे आज के मामले में कुछ अजीब लग रहा है। आप कह रहे हैं शिक्षक कि यह सब शायद गैसोल की वजह से हुआ है, लेकिन क्या वह इस समय मेरी जान लेना चाहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना? पिताजी अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। अगर उसने मेरे खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश की तो पिताजी उसे जाने नहीं देंगे और इस तरह उसके सरदार बनने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। हालांकि दूसरा भाई और पांचवा भाई योग्य नहीं है, लेकिन छठे भाई का इन वर्षों में प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। छोटे आठवें और नौवें भाई अभी बड़े नहीं हुए हैं और ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बिना कोई सरदार नहीं बनेगा। इस समय मुझे हटाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, है ना? वेल्स की बातें सुनकर येल भी बहुत उलझन में पड़ गया। उसने माथे पर शिकन डालकर कहा, अगर सच में गैसोल का हाथ है तो जब तक वो तुम्हें हटाकर तुरंत सरदार नहीं बन जाता, सरदार उन्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब जब सरदार जिंदा है तो गैसोल का सरदार बनना नामुमकिन है। वो सरदार के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। जो दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि ये सब उसका काम नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग हमसे निपटना चाहते हो? वेल्स भी भौहें चढ़ा रहा था। इस मामले में कई संदिग्ध पहलू थे, इसलिए वह उस समय सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक वेल्स के मन में एक विचार आया और उसने पूछा, शिक्षक जी, क्या आपको लगता है कि यह मामला झाओ हाई से संबंधित है? येल ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। झाओ हाई एक इंसान है। इंसान सियार जनजाति पर हुकूमत नहीं कर सकते। तुमने भी देखा था कि सियार सचमुच मर गए थे। अगर झाओ हाई उनके साथ मिला हुआ होता तो वह इतना घातक प्रहार नहीं करता। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर कौन हो सकता है? हमने कभी नहीं सुना कि कौन सी जाति सियार जनजाति से संपर्क करेगी। मैदानों में उनका नाम बहुत बदनाम है। अगर पता चला कि कोई उनसे संपर्क कर रहा है तो उस व्यक्ति की भी बदनामी होगी। भला कोई इतना साहसी तो नहीं होगा क्या? येल ने इस कथन पर सहमति जताई। इस बार सियार जनजाति का हमला बेहद रहस्यमय था। मैदानी इलाकों में सियार जनजाति हमेशा कमियों का फायदा उठाने के लिए जानी जाती थी। वे किसी भी खतरे को हाथ नहीं लगाते थे। फिर भी इस बार उन्होंने अपने 2000 ताकतवर साथियों को उन्हें वेल्स और अन्य लोगों को मारने के लिए भेजा, जिससे येल और वेल्स किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। कुछ देर तक दोनों के बीच हुई चर्चा के बाद, जो अंततः निष्कर्षपूर्ण साबित हुई, वेल्स ने विषय बदलकर झाओ हाई की ओर कर दिया। वेल्स ने येल की ओर देखते हुए पूछा, शिक्षक जी, यदि झाओ हाई के पास वास्तव में बहुत सारा अनाज है जिसे वह हमें उस कीमत पर बेच सकता है, तो क्या हमें तुरंत उसे खरीद लेना चाहिए? येल ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि यह मामला कबीले से न जुड़े। अभी कबीले में गैसोल का दबदबा ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें भैंसा कबीले और बैल जनजाति को पहले झाओ हाई से संपर्क करने देना चाहिए। अगर झाओ हाई के पास वाकई बहुत सारा अनाज है तो भैंसा कबीले और बैल जनजाति की अनाज की समस्या हल हो जाएगी। और क्योंकि आप इस मामले की अगुवाई कर रहे हैं, वे आपके प्रति आभारी होंगे और यह आपके हाथों में एक ताकत बन जाएगी। अगर झाओ हाई झूठा निकला तो नुकसान सिर्फ भैंसा कबीले और बैल जनजाति का ही होगा और फिर आप उनकी जगह समस्या का समाधान कर सकते हैं और वे आपको दोष नहीं देंगे। आपका क्या विचार है? येल का विचार बुरा नहीं था। चूंकि हरक्यूलियन बुल जनजाति के पास गैसोल था, इसलिए वेल्स के रास्ते में हमेशा कोई न कोई बाधा आती ही रहेगी। इसलिए येल ने वेल्स को भैंस और लड़ाकू बैल जनजातियों से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। फाइटिंग बुल ट्राइब भी बैल के सिर वाली जातियों की एक शाखा थी, जिनमें लड़ने की अपार शक्ति थी। हरक्यूलियन बुल ट्राइब के साथ उनके लगातार संपर्क के कारण वेल्स की 4 बड़ी बहनों ने फाइटिंग बुल ट्राइब में शादी कर ली ताकि उनसे संबंध मजबूत हो सके। वेल्स के लिए यह बहुत फायदेमंद था। अगर उसे फाइटिंग बुल ट्राइब का समर्थन मिल जाता तो उसे हरक्यूलियन बुल ट्राइब का सरदार बनने की प्रबल संभावना थी। भैंस जनजाति का अन्य जातियों में एक विशेष स्थान था। उनकी युद्ध क्षमता अच्छी थी और सबसे बुद्धिमान होने की प्रतिष्ठा के कारण भैंस जनजाति का काफी प्रभाव था। यदि वेल्स को भैंस जनजाति का समर्थन मिल जाता तो सरदार पद के उत्तराधिकार में निश्चित रूप से मदद मिलती। बीस्टमैन प्रेरी में जब किसी महान जाति की शासक जनजाति अपना सरदार चुनना चाहती थी तो ये केवल उस जनजाति का मामला नहीं होता था, ये सभी शाखा जनजातियों का मामला होता था। इन शाखा जनजातियों के शब्द कभी कभी सरदार के पद को प्रभावित करते थे। उदाहरण के लिए हरक्यूलियन बुल जनजाति, जो सभी बैल प्रधान जातियों की शासक जनजाति थी, यदि वे अपना सरदार चुनना चाहते तो यह निर्णय केवल उनका ही नहीं होता, उन्हें अन्य सभी बैल प्रधान शाखाओं की राय भी आवश्यक होती। इस तरह की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती थी क्योंकि किसी महान जाति का शासक कबीला सामान्य परिस्थितियों में शाखा कबीलों को आदेश नहीं दे सकता था, लेकिन बड़े युद्धों के दौरान शासक कबीले पर पूरी जाति के सभी शाखा कबीलों की कमान संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होती थी। उदाहरण के लिए, यदि पशु मानव मनुष्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ते तो वे स्वाभाविक रूप से युद्ध करने वाले कबीलों को सरदार कहकर संबोधित करते। वे आमतौर पर सभी पशु मानवों की कमान संभालने के लिए एक सेनापति चुनते। विभिन्न महान जातियों के सभी सरदार अलग अलग सेनापति होते, जिनमें से प्रत्येक अपनी अपनी जाति का प्रभारी होता। सभी शाखा कबीले सेनापतियों के अधीन अधिकारी होते, जिन्हें इस दौरान सरदार की बात माननी पड़ती। इसीलिए शासक कबीले के सरदार का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। इस समय हरक्यूलियन बुल जनजाति के भीतर गैसोल की युद्ध शक्ति सबके मन में गहराई से बसी हुई थी। अगर वेल्स और गैसोल जनजाति के भीतर ही लड़ते रहे तो वेल्स को ही हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए येल ने पहले से ही वेल्स को अन्य बैल प्रधान शाखाओं की जनजातियों से अधिक संपर्क बनाने की योजना बना ली थी। झाओ हाई के प्रकट होने से उन्हें एक अच्छा अवसर मिल गया।
सभी पशु मानवों के पास अनाज की कमी थी। पशु मानवों के लिए अनाज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वेल्स द्वारा फाइटिंग बुल और बफेलो जनजातियों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए अनाज का उपयोग करना एक सही कदम होगा। इस बारे में सोचने के बाद वेल्स ने सिर हिलाया। मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ। मेरी बहनें फाइटिंग बुल जनजाति में हैं, इसलिए संपर्क में कोई समस्या नहीं होगी। और आप भैंस जनजाति के सदस्य हैं, शिक्षक, इसलिए वहां भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं इस बारे में झाओ हाई से बात करूंगी। येल ने सिर हिलाया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बाहर का मौसम अब तक तैयार हो जाना चाहिए, तो चलिए थोड़ी देर में चलते हैं। अरे हाँ, झाओ हाई ने अपने लोगों से कुछ सब्जियां भिजवाई हैं। चलिए जाकर देखते हैं। वेल्स ने इस बात पर सहमति जताई। मैदानी इलाकों में रहने वाले जानवरों जैसे इंसानों के लिए ताजी सब्जियां बेशक विलासिता की वस्तुएं थीं। यहां तक कि हरक्यूलियन बुल ट्राइब जैसी शासक जनजाति भी इन्हें यूं ही नहीं खा सकती थी। वेल्स ने सोचा कि झाओ हाई ने उन्हें जो कुछ भी दिया होगा वह जादुई मूली जैसी चीजों से ज्यादा कुछ नहीं होगा जिन्हें आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। वेल्स येल के पीछे पीछे तंबू से बाहर निकला। दोपहर हो चुकी थी और मौसम सुहावना था। तंबू से बाहर आते ही दोनों दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि तंबू के बाहर एक दर्जन से अधिक टोकरियां रखी हुई थीं। हर टोकरी में एक अलग तरह की सब्जियां थीं। ये सब्जियां महाद्वीप में आम थीं, इसलिए वेल्स और येल उन्हें पहचानते थे। ये उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि ये सभी सब्जियां वास्तव में ताजी थीं। इतनी ताजी मानो अभी अभी तोड़ी गई हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में घबराहट देखी। उनके यहाँ आने का कारण वही था जो मेघ ने अनुमान लगाया था। वे एक परीक्षा के लिए आए थे। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिससे सभी युवा उच्च अधिकारियों को गुजरना पड़ता था। वेल्स भी इसका अपवाद नहीं था। बाहर घूमने फिरने की बात दूसरों को परवाह नहीं थी, लेकिन एक नियम था कि कोई भी 500 से अधिक अंगरक्षकों को साथ नहीं ले जा सकता था। यह नियम सभी पशु मानव जनजातियों में लागू था। भ्रमण के दौरान सुरक्षाकर्मियों को साथ ले जाने का कारण मैदानी इलाके की स्थिति से संबंधित था। बीस्टमैन प्रेरी बहुत विशाल थी और वहां कई खतरे थे। अकेले प्रेरी में जीवित रहना बहुत मुश्किल होता। युवा पीढ़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुरक्षाकर्मियों को साथ ले जाने की अनुमति दी गई थी। जो युवा जीव घूमने निकलते थे वे अक्सर राजकुमारों जैसी प्रतिष्ठा रखते थे। जिनकी सामाजिक स्थिति पर्याप्त नहीं होती थी, उन्हें आमतौर पर हर दिन अपने कबीलों के कामों में व्यस्त रहना पड़ता था और उनके पास फुर्सत का समय नहीं होता था। वे बचपन से ही कबीलों के वयस्कों से लड़ना शुरू कर देते थे। उन्हें किसी भी तरह की परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, परीक्षण वास्तव में एक ऐसी चीज थी जिसने जनजातियों के शक्तिशाली लोगों की अगली पीढ़ी को दुनिया देखने और अपने उच्च विचारों को कम करने का मौका दिया। वेल्स मुख्य रूप से आयरन वॉल किले में स्थित मानव नगर को देखने के लिए यहाँ आया था। वेल्स अभी युवा था और उसने मनुष्यों और पशु मानवों के बीच हुए पिछले युद्ध में भाग नहीं लिया था। हालांकि वहां बीस्ट गॉड सिटी थी, लेकिन कोई वास्तविक पत्थर से निर्मित नगर नहीं था, इसलिए वेल्स हमेशा से मनुष्यों के पत्थर से निर्मित नगरों के बारे में उत्सुक था। वह अपने परीक्षण के दौरान मिले इस अवसर का उपयोग मानव नगर को देखने के लिए करना चाहता था। हालांकि वेल्स पहले कभी आयरन वॉल किले में नहीं गया था, फिर भी उसे वहां के रास्ते की जानकारी थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उनकी वर्तमान स्थिति से आयरन वॉल किले तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे और वहां ये सब्जियां उगना संभव नहीं था। दूसरे शब्दों में, झाओ हाई की सब्जियां और भी दूर से आई थीं। इसका मतलब ये था कि ये सब्जियां कम से कम कुछ दिनों से यहाँ रखी हुई थीं। इन कुछ दिनों में भी सब्जियों का ताजा रहना मानो अभी अभी तोड़ी गई हो, वाकई आश्चर्यजनक था। येल ने वेल्स की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह तंबू में वापस जाने के लिए मुड़ा और अंदर जाकर उसने वेल्स से कहा, वेल्स, मुझे लगता है कि हमें झाओ हाई की ताकत का फिर से आकलन करना होगा। वेल्स ने सिर हिलाया और फिर समझ न आने वाली निगाहों से येल की ओर देखा। शिक्षक जी, ये सब्जियां इतनी ताजी क्यों है? इन्हें इतना ताजा कैसे रखा गया? येल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि उसके हाथों में कोई स्थानिक उपकरण है। स्थानिक उपकरण मानव जादूगरों द्वारा खोजे गए उपकरण होते हैं। इस प्रकार का उपकरण एक उपस्थान को सील कर देता है जिसका उपयोग वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। उपस्थान के अंदर संग्रहित वस्तुएं बाहर की तुलना में कहीं अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं। संभवतः उसके हाथों में ऐसा ही कोई उपकरण है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सब्जियों को रखने के लिए वास्तव में स्थानिक उपकरण का उपयोग करेगा। वेल्स ने भी स्थानिक उपकरणों की कमी के बारे में सुना था, लेकिन पशु मानवों के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए उनके बारे में सब कुछ उसे बताया गया था। वह उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन उनका मानना था कि अंतरिक्षीय उपकरण भी बहुत कीमती होने चाहिए। अन्यथा इतने सारे मानव व्यापारी मैदानों की यात्रा कर रहे होते तो वे अब तक वैगनों का उपयोग नहीं कर रहे होते। क्या वे अंतरिक्षीय उपकरणों का उपयोग करना पसंद नहीं करते? वेल्स की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, गुरुजी, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि झाओ हाई के पास कोई ऐसी विधि है जिससे वह मानव क्षेत्रों से अनाज को तेजी से ला सकता है? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि उसके पास उतने ही अनाज होने की पूरी संभावना है जितना उसने दावा किया है। येल ने सिर हिलाते हुए कहा, उसकी ताकत वाकई प्रभावशाली लगती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सावधान रहना समझदारी होगी। हालांकि हम सभी पशु मानव जातियों में सबसे शक्तिशाली जनजाति नहीं है, लेकिन हमारी ताकत काफी है। यहाँ तक कि युद्ध करने वाली जनजातियों की तुलना में भी हम बैलसिर वाली जाति मुकाबले में टिके रह सकते हैं। अगर कुछ शाखा जनजातियों ने ढिलाई न बरती होती तो हम अब तक एक युद्ध करने वाली जाति बन चुके होते। हमारी ये ताकत वाकई कई लोगों को ईर्ष्या दिलाएगी। हम ये पक्का नहीं कह सकते कि हम पर झूठे मानवों की नजर नहीं पड़ेगी। अध्याय 245, एक जटिल पहचान वाला झूठा। वेल्स को भी इस बात की जानकारी थी। बीस्टमैन को इंसानों ने कई बार धोखा दिया था, इतनी बार कि अब वे इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि वे इंसानों के प्रति अत्यधिक सतर्क रहते थे और यही वजह थी कि बहुत कम मानव व्यापारी ही मित्रता के झंडे प्राप्त कर पाते थे।
बीस्टमैन कभी भी उन लोगों को मित्रता के झंडे नहीं देते थे जिन पर उन्हें भरोसा नहीं होता था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करना झंडों का सबसे बड़ा अपमान होगा। वास्तव में झाओ हाई के अलावा इतने वर्षों में किसी भी अन्य मानव व्यापारी को बीस्टमैन से मित्रता का झंडा नहीं मिला था। यहाँ तक कि गोट हेड हैमर जनजाति जैसी छोटी जनजातियों के व्यापारियों को भी नहीं। ये कहा जा सकता है कि झाओ हाई की गाड़ी पर लगे मित्रता के झंडे ने वेल्स पर झाओ हाई के प्रति गहरा प्रभाव छोड़ा। इसी झंडे के कारण वेल्स ने उनके साथ सहयोग करने की इच्छा जताई। वेल्स ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि झाओ हाई एक अच्छा व्यापारी है। अगर उसके पास बड़ी मात्रा में अनाज है और वह हमें बेचने को तैयार है तो मैं खुशी खुशी उसे अपना मित्रता ध्वज दे दूंगा। येल वेल्स का मतलब समझता था। उन पशु पुरुषों के पास अनाज की कमी थी। अगर वह झाओ हाई के जरिए हरक्यूलियन बुल जनजाति की अनाज की समस्या को सचमुच हल कर पाता तो वह सरदार पद के और करीब पहुंच जाता। येल को भी यही उम्मीद थी, लेकिन वह झाओ हाई को लेकर भी बेहद सतर्क था। एक बड़े कबीले में लंबे समय तक रहने और कुछ समय तक गुप्त रूप से गैसोल के खिलाफ लड़ने के कारण येल का मन अब भी बहुत आशंकित था। तंबू में कुछ पल सन्नाटा छा गया, फिर येल ने कहा, चलिए बाहर जाकर देखते हैं। मुझे झाओ हाई के बारे में अब और भी ज्यादा जिज्ञासा हो रही है। अगर वह सच में झूठा है तो उसकी पहचान जरूर जटिल होगी। एक झूठा जिसके पास अंतरिक्षीय उपकरण है। हाँ, मुझे लगता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, है ना? वेल्स भी हंसने लगा। वाकई अगर किसी झूठे के पास स्थानिक उपकरण होता तो वह जरूर एक अविश्वसनीय झूठा होता। समय देखने के बाद वेल्स हंसते हुए बोला, चलिए बाहर चलते हैं शिक्षक जी। मैंने झाओ हाई से वादा किया था कि मैं उसे एक बढ़िया टोस्ट दूंगा। जब वे दोनों तंबू से बाहर निकले तो येल मुस्कुराया। तंबू के बाहर अलाव जलाए गए थे और अर्गली एक प्रकार का आलू भूनने के लिए रखा गया था। वे जानवर जैसे लोग ऐसे ही थे। उनके लिए भुनी हुई बकरी परोसना सबसे बड़ा सम्मान होता था। भले ही वेल्स मुकदमे के लिए बाहर था, लेकिन वे जानवर जहां भी जाते अपने साथ बकरियों का झुंड जरूर लाते थे। बकरियों को चराते हुए घूमना ही उन जानवरों का जीवन था। दरअसल अर्गली बकरियां उनका भोजन भी थी, इसलिए वे उन्हें कहीं भी ले जाते थे। जनजाति बकरियों को रख नहीं सकती थी। अगर वे सियार जनजाति के हमले को हरा भी देते तो भी बकरियां उनसे छीन ली जाती। लेकिन आज वे भाग्यशाली रहे। उनकी मुलाकात झाओ हाई से हुई, जिसने सियार जनजाति के लोगों का पूरी तरह सफाया कर दिया था और कोई भी बचकर नहीं निकला था, इसलिए इन बकरियों को बचा लिया गया था। वेल्स स्वाभाविक रूप से इनमें से कुछ बकरियों को लेकर कंजूसी नहीं करेगा। हालांकि वेल्स का अनुसरण करने वाले योद्धा थे, वे सर्वोच्च अभिजात वर्ग में शामिल थे। वे अक्सर हरक्यूलियन बुल जनजाति के उच्च पदस्थ कर्मियों के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। उनका ज्ञान सामान्य जानवरों से कम नहीं था और उनकी क्षमताएं दूसरों से कहीं बेहतर थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब आप उच्च अधिकारियों के साथ होते हैं तो आपको उनकी सेवा करना सीखना ही पड़ता है। बकरियों को अलाव के ऊपर भूना गया था। इस अवसर की खास बात यह थी कि कुछ मेजें अलाव के पास रखी गई थी, जो कि आम बात नहीं थी। हर मेज के पास दूध से बनी शराब रखी थी और हर मेज पर 2 थलियां और एक शराब का प्याला था। सबसे खास बात यह थी कि थलियां, शराब का प्याला या शराब के बर्तन सभी चांदी के बने थे। इन सब बातों से मालिक की असाधारण हैसियत का पता चलता है। एक आम छोटे कबीले के पास ऐसी चीजें कभी नहीं होती। पशु मानव घुमंतु थे। अगर वे इन चीजों को अपनी गाड़ियों में रखते तो उन्हें कई और गाड़ियों की जरूरत पड़ती, जिससे उन्हें आने जाने में बहुत असुविधा होती। लेकिन कुछ महान जातियां अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए ऐसी चीजें तैयार करती थीं। वेल्स हरक्यूलियन बुल जनजाति के सरदार पद का प्रबल दावेदार था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसकी पहचान असाधारण थी। इन चीजों को लाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कई वर्षों के विकास के बाद उच्च पदों पर आसीन युवा पीढ़ी के कई लोग अब भी भ्रमण की परंपरा को कायम रखे हुए थे, लेकिन अंगरक्षकों की सुरक्षा और कुछ छोटे कबीलों के सम्मान के कारण उनके इस परिश्रम का स्वरूप पूरी तरह बदल गया था। अब यह सामान्य यात्रा से कुछ अधिक भिन्न नहीं रह गया था। जब वेल्स ने देखा कि यह लगभग तैयार है तो उसने येल की ओर देखा और कहा, शिक्षक आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं जाकर झाओ हाई को आमंत्रित करता हूँ। येल ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके विचार में झाओ हाई झूठा था या नहीं, इस सवाल को एक तरफ रखते हुए झाओ हाई एक असाधारण शक्ति वाला जादूगर था जो अकेले ही उसे सम्मान दिलाने के लिए पर्याप्त था। वेल्स द्वारा स्वयं झाओ हाई को आमंत्रित करना ही झाओ हाई के प्रति उसके सम्मान का पर्याप्त स्पष्टीकरण था। वेल्स अपने पीछे 2 पहरेदारों के साथ झाओ हाई के शिविर की ओर बढ़ा। इन दोनों पहरेदारों के पास हथियार नहीं थे, क्योंकि उन पशु मानवों के लिए अपने मित्र से मिलने के लिए हथियार लाना बहुत ही असभ्य व्यवहार माना जाता था। झाओ हाई के शिविर और वेल्स के शिविर के बीच कुछ दूरी थी, लेकिन वेल्स अपने घोड़े पर सवार होकर नहीं आया। इसके बजाय वह झाओ हाई के शिविर स्थल के बाहर तक पैदल चलकर गया। पहले हुए युद्ध के कारण झाओ हाई ने अपने शिविर के बाहर वैगनों से एक घेरा बना लिया। उस घेरे के अंदर मरे हुए जीव मूर्तियों की तरह खड़े थे। पहले तो वेल्स ने सोचा कि वे मरे हुए प्राणी साधारण गाड़ीवान हैं, लेकिन जब वह उनके आगे बढ़ा तो उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। वे बिल्कुल भी इंसान नहीं थे। कोई योद्धा कितना भी कुशल क्यों ना हो, इतनी देर तक बिना पलक झपकाए खड़ा रहना नामुमकिन था। यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। वेल्स को इंसानी लड़ाकों का सामना करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन मरे हुओं का सामना करते समय वेल्स को असुरक्षा महसूस होती थी। आखिरकार उसने इंसानी रूप वाले मरे हुओं को कुछ ही बार देखा था। ठीक उसी समय जब वेल्स ये तय कर रहा था कि वह झाओ हाई को आवाज दे या उन सजीव शवों से बात करे, झाओ हाई पहले ही लौरा और अन्य लोगों के साथ अपने तंबू से बाहर निकल चुका था। झाओ हाई को मरे हुए प्राणियों से पहले ही पता चल गया था कि वेल्स आ चुका है, इसलिए जाहिर है कि वह अपनी दिखावट को लेकर ज्यादा सतर्क नहीं था। आखिरकार दूसरा पक्ष एक राजकुमार था। जरूरत से ज्यादा दिखावा करने से ऐसा लगता कि वह जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहा है। झाओ हाई के बाहर आते ही उसने वेल्स से हंसते हुए कहा, भाई वेल्स, क्या तुम भुनी हुई बकरियों के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है।
वेल्स को जाओ हाई का पशुवत लहजे में बोलना अच्छा लगा। वह हंसा और बोला, भाई जाओ हाई, बकरियां भून चुकी हैं और दूध की शराब परोसी जा चुकी है, बस हमें पीने की जरूरत है। झाओ हाई हंसते हुए वेल्स के शिविर में दाखिल हुआ। वहां की व्यवस्था देखकर झाओ हाई दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेल्स बाहर जाने से पहले इतनी तैयारी करके आएगा। अगर आसपास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां न होती तो वह सोचता कि वेल्स के पास भी अंतरिक्ष उपकरण है। येल झाओ हाई और अन्य लोगों का इंतजार करते हुए एक मेज पर बैठा था। अलाव के पास कई छोटी छोटी मेजें थीं और हर मेज पर केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। खास बात यह थी कि मेजें बड़ी नहीं थीं और उनके बगल में छोटे छोटे चटाइयां बिछी हुई थीं। व्यक्ति को सीधे चटाई पर ही बैठना पड़ता था। जब येल ने देखा कि झाओ हाई और अन्य लोग आ गए हैं तो येल उनका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। झाओ हाई और अन्य लोगों ने तुरंत येल के सामने सिर झुकाया। आखिरकार बीस्टमैन प्रेरी में भविष्यवक्ताओं का दर्जा बहुत ही खास था। वे जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बीस्टमैन प्रेरी में एक कहावत प्रचलित थी, किसी पैगंबर को नाराज करना मतलब सभी बीस्टमैन को नाराज करना। जाहिर है ये कहावत केवल मनुष्यों के लिए ही कारगर थी। बीस्टमैन के लिए यह ज्यादा असरदार नहीं थी। फिर भी किसी महान कबीले का सरदार भी आसानी से किसी पैगंबर को नाराज नहीं करता था। औपचारिकताओं के बाद वे सभी बैठ गए और किसी ने झाओ हाई और अन्य लोगों के लिए भुना हुआ मटन लाया। पशु मानवों की प्रथा के अनुसार शराब पीने से पहले उन्हें मटन का एक टुकड़ा खाना आवश्यक था। इससे भोजन के प्रति उनका महत्व स्पष्ट होता था। भुना हुआ मटन का एक निवाला खाने के बाद वेल्स ने अपना चांदी का प्याला उठाया और उसे झाओ हाई की ओर बढ़ाया। दोनों बहुत दूर नहीं थे, लेकिन मेजों के बीच की दूरी को देखते हुए वे लगभग 2 मीटर की दूरी पर थे। वेल्स ने अपना प्याला उठाते हुए कहा, भाई झाओ हाई, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी कृतज्ञता का प्रतीक ये टोस्ट स्वीकार करें। झाओ हाई मुस्कुराया और उसने भी अपना प्याला उठाया। आप बहुत दयालु हैं भाई वेल्स। हम दोस्त हैं। जब दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं तो बहुत अधिक आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। वेल्स ने प्रशंसा जताते हुए झाओ हाई को सिर हिलाकर अभिवादन किया और शराब का गिलास हिलाते हुए कहा, कृपया। झाओ हाई ने भी ऐसा ही किया और दोनों ने अपने अपने प्यालों से शराब एक ही बार में पी ली। एक गिलास वाइन पीने के बाद वेल्स ने झाओ हाई से अनौपचारिक बातें शुरू की। दोनों मटन खाते और दूध की वाइन पीते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन झाओ हाई को लगा कि स्पील के यहाँ की तुलना में आज उन्हें खाने में उतना आनंद नहीं आ रहा था। ये खाने की गुणवत्ता के कारण नहीं बल्कि माहौल के कारण था। स्पील के यहाँ वे खुशी खुशी खा पी सकते थे क्योंकि वहाँ कोई साजिश नहीं होती थी, लेकिन यहाँ झाओ हाई को लगा कि वेल्स और येल उन्हें देख रहे हैं। इससे उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। जब तक शराब का तीसरा प्याला खत्म हुआ, वेल्स ने झाओ हाई से पूछा, भाई झाओ हाई, क्या आपके पास वास्तव में बेचने के लिए बहुत सारा अनाज है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत कुछ। मैं कुछ खास जादुई जानवरों, यहाँ तक कि अर्गाली के बदले इन्हें लेना चाहता हूँ। बेशक बकरी के बालों से बने कुछ उत्पाद भी ठीक रहेंगे। वेल्स ने झाओ हाई को जवाब दिया, भाई झाओ हाई, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, बात बस इतनी है कि हम जैसे पशु मानवों के लिए अनाज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आपके पास कितना अनाज है और फिर आपके साथ सहयोग करने का निर्णय लूंगा। साथ ही मैं आपके अनाज की गुणवत्ता के बारे में भी जानना चाहता हूं। झाओ हाई हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं आपको बता सकता हूं कि अभी मेरे पास 10 करोड़ किलो बांस का चावल है और भविष्य में इससे भी अधिक होगा। गुणवत्ता की बात करें तो देखते हैं, आप अपने सहायकों को भेजकर मेरी अनाज की गाड़ी से कुछ दाने ले आइएगा। कोई भी बोरी चलेगी, आप कुछ अतिरिक्त दाने यहाँ ले आइएगा। उसके बाद आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। जब झाओ हाई ने बताया कि उसके पास 10 करोड़ किलो अनाज है तो वेल्स ने ठंडी सांस ली। उसने इतनी बड़ी मात्रा के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अगर वह सचमुच अनाज हासिल कर लेता तो हरक्यूलियन बुल जनजाति को बहुत लंबे समय तक भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। 10 करोड़ किलो अनाज की यह कैसी अवधारणा थी? यह 1 करोड़ लोगों की एक विशाल जनजाति के लिए 3 दिनों तक पर्याप्त मात्रा थी। जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि पशु मानव मनुष्यों से अधिक खा सकते थे। यदि यह मात्रा मनुष्यों के लिए होती तो ये कई गुना बढ़ जाती। अध्याय 246, मुझे युद्ध ध्वज चाहिए। वेल्स ने झाओ हाई की बातें अनमने ढंग से सुनी। 10 करोड़ किलो अनाज पूरी बैल प्रधान जाति के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन केवल हरक्यूलियन बुल जनजाति के लिए ही यह अनाज बहुत लंबे समय तक चल सकता था। इस समय येल भी निष्क्रिय बैठा था, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने कुछ योद्धाओं को झाओ हाई की गाड़ी से अनाज लाने का आदेश दिया। वह देखना चाहता था कि झाओ हाई द्वारा लाया गया अनाज अच्छा है या खराब। बीस्टमैन भोजन को प्राथमिकता देते थे। भोजन के प्रति उनके इसी महत्व के कारण अनाज की गुणवत्ता को लेकर वे अत्यधिक सतर्क रहते थे। कई बीस्टमैन अशिक्षित थे, लेकिन उन्हें चावल की गुणवत्ता देखने की आवश्यकता नहीं होती थी। वे केवल अपने हाथों से ही उसे तौलकर अंतर बता सकते थे। वे वास्तव में इतने अद्भुत थे। येल की हरकत से वेल्स को होश आया। उसने झाओ हाई की ओर देखा और पूछा, भाई झाओ हाई, क्या सच में आपके पास 100 मिलियन किलो है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, उससे भी ज्यादा। सटीक कहूं तो मैं हर बार 10 करोड़ किलो अनाज प्राप्त कर सकता हूं। मेरी जागीर बहुत बड़ी है, इसलिए जब मैं बांस की फसल को एक साथ बोता हूं तो मैं उसे समय समय पर काट सकता हूं। हाँ हाँ। वेल्स एक बार फिर स्तब्ध रह गया और फिर उसका चेहरा बदल गया। भाई झाओ हाई, मैं आपको भाई की तरह मानता हूं, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक है? मुझे बुवाई के बारे में तो नहीं पता, लेकिन 10 करोड़ किलो अनाज के लिए बहुत बड़े खेत की जरूरत होगी, है ना? क्या आप इतने कम समय में 1 करोड़ किलो अनाज की फसल काट सकते हैं? आपकी जागीर कितनी बड़ी है? वेल्स को देखकर झाओ हाई को अचानक उदासी का एहसास हुआ। वह जानता था कि पशु मानवों के क्षेत्रों में भोजन अनमोल होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि व्यापारी वेल्स से बात करते समय सच नहीं बोल रहे थे। शुरुआत में बांस की फसल की पैदावार बहुत अधिक थी। अंतरिक्ष के बाहर भी पैदावार अंतरिक्ष के अंदर की पैदावार से बहुत कम नहीं होती।
जब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होती, बांस की फसल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। महाद्वीप पर उगने वाली बांस की फसल सभी जातियों का पेट भर सकती थी, जिनमें मनुष्य, कल्पित बौने बौने और यहाँ तक कि जादुई जीव भी शामिल थे। यदि मनुष्य वास्तव में पशु मानवों के साथ व्यापार करना चाहते तो पशु मानवों को खाद्य संकट की चिंता नहीं करनी पड़ती और अनाज की कीमतें इतनी अधिक नहीं होती। लेकिन पशु मानवों को फसल उगाना नहीं आता था, इसलिए जब मानव व्यापारी पशु मानवों के साथ व्यापार करते थे तो वे फसल उगाना बहुत मुश्किल बताते थे और अनाज की पैदावार का आंकड़ा काफी कम कर देते थे। इससे पशु मानवों में ये भ्रम पैदा हो गया कि अनाज उगाना बहुत मुश्किल और कम पैदावार वाला काम है। इस तरह मानव व्यापारियों को अनाज की कीमतें कम करने की जरूरत नहीं रही। एक तरह से वे पशु मानवों का खून चूस रहे थे। झाओ हाय ने अपने हाथ में पकड़ी हुई घुमावदार छुरी नीचे रख दी और वेल्स की ओर मुड़कर बोला, भाई वेल्स, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कोई वैध व्यापारी नहीं हूँ। मैं खुद अनाज उगाता हूँ, इसलिए मुझे अनाज की पैदावार का अच्छा ज्ञान है। चालाक व्यापारियों के बहकावे में मत आना। उदाहरण के लिए बांस चावल को ही ले लो। मात्र 10,000 एकड़ जमीन से 10 करोड़ किलो चावल पैदावार होती है और यह हर 3 महीने में एक बार पकता है। अगर मौसम अच्छा हो और सर्दियों में इसकी बुवाई की जा सके तो एक साल में 10,000 एकड़ जमीन से 3 फसलें, कोई प्राकृतिक आपदा या मानवीय विनाश न हो तो भाई मैं बिना किसी परेशानी के 1 करोड़ किलो अनाज प्राप्त कर सकता हूँ। वेल्स और येल दोनों झाओ हाय को खाली निगाहों से देखते रहे। सच कहें तो उन्हें झाओ हाय की बात का कोई मतलब नहीं पता था। जैसे मनुष्य पशुओं को चराना नहीं जानते, वैसे ही पशु मानव फसलें उगाना नहीं जानते। मनुष्यों के लिए पशु चराना बहुत कठिन था, फिर जादुई पशु हर समय बीमार क्यों पड़ते थे। इसी तरह पशु मानवों के लिए फसलें उगाना बहुत कठिन था, फिर फसलें हमेशा मुरझा क्यों जाती थी। यह एक अनसुलझी समस्या थी। ठीक इसी वजह से मानव व्यापारी अनाज को खजाने की तरह बताते थे और पशु मानव इस बात पर विश्वास कर लेते थे, क्योंकि बाद वालों की राय में फसल बोना वास्तव में एक कठिन काम था। लेकिन अब झाओ हाय ने उन्हें बताया कि मानव क्षेत्रों में अनाज का उत्पादन बहुत अधिक होता है। वेल्स और येल इस कथन को फिलहाल पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सके। उन दोनों ने खाली निगाहों से झाओ हाय की ओर देखा और उम्मीद की कि झाओ हाय ने जो कहा वह झूठ हो, क्योंकि झाओ हाय द्वारा बताए गए आंकड़े मानव व्यापारियों द्वारा बताए गए आंकड़ों से बहुत अलग थे। कुछ क्षण बाद वेल्स हकलाते हुए बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? झाओ हाय ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। जानवर जैसे प्राणी आमतौर पर फसल उत्पादन क्षेत्रों को नहीं देख सकते। एक बार जब वे वहां पहुंच जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि यह असली है। बस फर्क इतना है कि अधिकांश प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में बांस और चावल की जगह गेहूं की खेती की जाती है। ठीक उसी समय येल द्वारा भेजे गए 2 पहरेदार लौट आए। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों और धड़ के बीच चावल की 4 बोरियां उठाई हुई थीं। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक बोरी में 100 किलो चावल था। दौड़ते हुए उनमें से प्रत्येक का 400 किलो भार उठाना ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि हरक्यूलियन बुल जनजाति के सदस्यों की ताकत किंवदंतियों के अनुसार ही थी। गार्डों ने वेल्स के सामने 8 बोरे रख दिए। वेल्स और येल लगभग एक ही समय पर उठे और बोरों की ओर चल पड़े। दोनों ने एक एक बोरा खोला। बोरियों के अंदर बांस के चावल थे। वे हल्के पीले रंग के थे, मानो किसी ने उन पर तेल की परत चढ़ा दी हो, जिससे वे तैलीय चमक बिखेर रहे थे। ये बांस के चावल की उच्चतम गुणवत्ता थी। येल ने लगभग सहज ही चावल की एक बोरी उलट दी और जमीन चावल के दानों से भर गई। झाओ हाय को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि येल ने ऐसा क्यों किया। यह जरूर किसी ऐसे व्यापारी की वजह से हुआ होगा जिसने अतीत में उन्हें धोखा दिया था, ऊपर अच्छे चावल रखकर नीचे सड़े हुए चावल रख दिए थे। इसीलिए येल ने ऐसा किया। येल ने जमीन पर पड़े दानों को देखा और उन्हें धीरे से उठाया। उसने उन्हें अपनी नाक से सूंघा और फिर मुंह में चबाया। वह धीरे से उठा और झाओ हाय की ओर मुड़ा। श्रीमान झाओ हाय, क्या आपके सारे चावल इसी गुणवत्ता के हैं? झाओ हाय ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सभी ऐसे ही हैं। आप इन्हें अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह से देख सकते हैं। वेल्स ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपनी मेज पर गया और अपने लिए एक बड़ा गिलास दूध वाली शराब डाली। पूरी शराब पीने के बाद उसने गिलास नीचे रखा और झाओ हाय की ओर देखते हुए कहा, भाई झाओ हाय, मैं आपसे कुछ औपचारिक बातें करना चाहता हूँ। झाओ हाय ने वेल्स की ओर देखा और समझ गया कि वेल्स जो कहने वाला है वही मामले का निर्णायक बिंदु होगा। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ वेल्स भाई, मेरे बगल में खड़े ये तीनों लोग मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। आपके आसपास वालों का क्या? वेल्स ने अपने अंगरक्षकों की ओर देखा और जवाब दिया, उन पर भी पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। जिन लोगों पर शक न हो उनका इस्तेमाल करो, शक होने पर उनका इस्तेमाल मत करो। वेल्स ने शासक के तौर तरीकों का शुरुआती उदाहरण पेश किया था। वेल्स को इतना यकीन इसलिए था कि ये लोग उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके परिवार उसके नियंत्रण में थे। अगर ये लोग उसके साथ विश्वासघात करते तो उनका और उनके परिवारों का अंत हो जाता। वेल्स को बचपन से ही शासक की शिक्षा मिली थी, इसलिए वह अच्छी तरह समझता था कि उच्च पद पर रहते हुए केवल अच्छा व्यवहार करना ही पर्याप्त नहीं है। आपके सभी अधीनस्थ सभ्य नहीं हो सकते। आप सभ्य लोगों के विरुद्ध भी सभ्य तरीके अपना सकते हैं। यदि आप कमतर लोगों के विरुद्ध सभ्य तरीके अपनाते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वेल्स के साथ आए लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वेल्स को देख रही निगाहों का भाव बदल गया था। वे निगाहें कृतज्ञता से भरी थीं। ऐसा कहा जा सकता है कि वेल्स के एक ही वाक्य ने इन 300 लोगों के दिलों को छू लिया था। बीस्टमैन बहुत सरल स्वभाव के थे और उनके विचार मनुष्यों की तरह जटिल नहीं थे। जिनके प्रति वे वास्तव में कृतज्ञ थे उनके लिए वे अपनी जान तक दे देते। चाहे कितना भी बड़ा लाभ उनके सामने रखा जाए, वे विचलित नहीं होते थे। लेकिन अगर इन बीस्टमैन को पता चलता कि वेल्स ने गुप्त रूप से उनके परिवारों को नियंत्रित किया है, तो वे अपनी और अपने परिवार की जान की कीमत पर भी वेल्स के खिलाफ बिना पीछे हटे लड़ पड़ते। यही थे बीस्टमैन, सीधे, साहसी और निर्भीक। ठीक इसी वजह से वेल्स ने अपने परिवारों को पर्दे के पीछे से ही नियंत्रित किया और उन्हें कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। अगर इन लोगों को इसके बारे में पता चल जाता तो वेल्स के पास इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं बचता।
यह एक शासक का विरोधाभासी पहलू है। वे अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करना और उनका दिल जीतना जानते हैं, लेकिन वे हमेशा सोचते हैं कि केवल उनका दिल जीतना ही काफी नहीं है। उन्हें उनके दिलों की सुरक्षा के लिए एक और सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है। झाओ हाई ने अंगरक्षकों की आंखों में देखा और वेल्स का मतलब समझ गया। उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया और बस मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई वेल्स? बोलो। वेल्स ने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, भाई झाओ हाई, आपको पता होना चाहिए कि मैं हरक्यूलियन बुल जनजाति का 7वां राजकुमार हूँ। वास्तव में मैं सरदार बनने के उम्मीदवारों में से एक हूँ। सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मेरा सबसे बड़ा भाई गैसोल है। जनजाति में सबसे अधिक उपलब्धियां उसी के नाम है और सबसे अधिक अनुयायी उसी के हैं। मेरी वरिष्ठता पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ सहयोग करना चाहता हूँ। झाओ हाई चुपचाप वेल्स की बातें सुनता रहा। सच कहूं तो उसे लगा कि वेल्स की बातें बेहद घिसी पिटी थीं। ऐसा लगता है जैसे बड़े राज्यों में हमेशा ऐसी बातें होती रहती हैं। भाई बहनों के बीच झगड़े तो ऊंचे पदों पर बैठे सभी परिवारों के लिए नामुमकिन थे। वेल्स ने देखा कि झाओ हाई चुप हो गया है, इसलिए उसने कहा, अगर आपके पास सचमुच इतना अनाज है तो मैं आपके साथ सहयोग करना चाहता हूं और आपके अनाज का उपयोग करके अपने कबीले की खाद्य समस्या का समाधान करना चाहता हूं। इस तरह मैं जन्मत हासिल कर सकता हूं और शायद कबीले में सरदार का पद मेरा हो जाए। अगर मैं सरदार बन गया तो आप हरक्यूलियन बुल कबीले के इकलौते अनाज व्यापारी होंगे। यह प्रलोभन बहुत बड़ा था। किसी भी व्यापारी के लिए किसी जाति का इकलौता अनाज व्यापारी होना एक ऐसा प्रलोभन था जिसका विरोध करना असंभव था। किसी एक जाति को प्रति वर्ष कितने अनाज की आवश्यकता होती है, इससे पहले किसी ने भी इसका सटीक हिसाब नहीं लगाया था, लेकिन यह निश्चित था कि यह एक बहुत बड़ी मात्रा होगी, खासकर पशु मानवों के लिए। सभी पशु मानव मनुष्यों से अधिक खा सकते थे। समान जनसंख्या होने पर भी उन्हें मनुष्यों की तुलना में कई गुना अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। यदि कोई व्यापारी किसी जाति के भोजन का एकमात्र स्रोत बन जाता तो वह व्यापारी लगभग तुरंत ही महाद्वीप के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक बन जाता। दुर्भाग्यवश झाओ हाई को एक वैध व्यापारी नहीं माना जा सकता था, लेकिन वह स्पील की विनती पूरी कर सकता था। उसने वेल्स की ओर देखकर कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं हरक्यूलियन बुल जनजाति का इकलौता अनाज व्यापारी बन पाऊंगा या नहीं। मैंने खुद अनाज बोया है। जब तक मेरे पास अनाज है मुझे उसे बीस्टमैन प्रेरी में बेचने की चिंता नहीं है। मैं आपके साथ सहयोग कर सकता हूं भाई वेल्स, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। वेल्स ने समझ न पाने की भावना से झाओ हाई की ओर देखा, तुम क्या चाहते हो? मुझे हरक्यूलियन बुल ट्राइब का मैत्री युद्ध ध्वज चाहिए। अध्याय 247 युद्धकालीन राशन। यह जवाब वेल्स और येल की उम्मीदों से परे था। मित्रता के युद्ध ध्वज पशु मानवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन्हें वे आसानी से उपहार स्वरूप नहीं देते थे, लेकिन पूरी जाति के एकमात्र अनाज व्यापारी होने की तुलना में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि हर कोई ध्वज के बजाय एकमात्र व्यापारी बनना ही चुनेगा। लेकिन वेल्स और येल चतुर लोग थे। वे तुरंत झाओ हाई के इरादे समझ गए। झाओ हाई उन्हें बता रहा था कि उनके और उसके बीच वह लाभ से अधिक मित्रता को चुनेगा। वेल्स ने झाओ हाई की ओर देखा, ठीक उसी तरह जैसे झाओ हाई भी शांति से वेल्स को देख रहे थे। कुछ क्षण बाद वेल्स ने अपना शराब का प्याला झाओ हाई की ओर उठाया और कहा, जैसा आप चाहें भाई झाओ हाई। झाओ हाई मुस्कुराया और उसने अपना प्याला उठाते हुए कहा, धन्यवाद भाई वेल्स। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने प्यालों में रखी शराब एक ही बार में पी गए। कभी कभी पुरुषों के बीच की दोस्ती सचमुच अजीब होती है। इसमें बहुत कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं होती। शायद बस एक ड्रिंक ही काफी हो और वे दोस्त बन जाएं। फिर भी कभी कभी इस दोस्ती को परखने की जरूरत होती है। उन दोनों ने 2 और कप पी लिए। फिर झाओ हाई ने कहा, भाई वेल्स, अब आप कहाँ जा रहे हैं? अगर आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका सामना आयरन वॉल किले की घुड़सवार सेना से हो सकता है। एक गलती हुई तो संघर्ष शुरू हो जाएगा। वेल्स मुस्कुराया, मैं यहाँ सिर्फ आयरन वॉल फोर्ट्रेस देखने आया हूँ और कुछ नहीं। अब जब मेरी मुलाकात आपसे हो गई है तो मैं आयरन वॉल फोर्ट्रेस नहीं जा सकता। नजारों से ज्यादा अनाज जरूरी है। झाओ हाई मुस्कुराया, लगता है तुम हमें जाने नहीं दोगे। सच कहूं तो मैं बीस्ट गॉड सिटी में दुकान खोलना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास अनाज ही नहीं बल्कि ढेर सारी ताजी सब्जियां भी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि बीस्ट गॉड सिटी में सब्जी की दुकान खोलने से बहुत सारे लोग खरीदेंगे? वेल्स ने कड़वी मुस्कान के साथ झाओ हाई की ओर देखा, मेरे भाई, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि हम जैसे जानवरों के लिए सब्जियां कितनी महंगी होती हैं? तुम अपनी सब्जियों के बराबर वजन के एक अर्गाली को बिना बाजार मूल्य के बदल सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी सब्जियां खरीदेंगे? झाओ हाई मुस्कुराया, लगता है ये वाकई अच्छी बात है। ओह जी हाँ भाई वेल्स, आप जैसे पशु पुरुषों को मटन खाना बहुत पसंद है। क्या आपने मटन उत्पादों के निर्माण के बारे में काफी शोध किया है? क्या आप डिब्बाबंद मटन बना सकते हैं? वेल्स ने चौंक कर सिर हिलाया और कहा, नहीं मेरे भाई, तुम्हें पता है कि डिब्बे जैसी चीजें लंबे समय तक रखी जा सकती हैं, लेकिन डिब्बे इतने ज्यादा नहीं हैं, इसलिए हमारे पास उन्हें बनाने का कोई तरीका नहीं है। असल में डिब्बे बनाना बहुत झंझट भरा काम है और सच कहूं तो डिब्बों का स्वाद हमें ज्यादा पसंद नहीं आता। झाओ हाई ने हंसते हुए कहा, तो क्या यहाँ कोई ऐसी विधि है जिससे लंबे समय तक संरक्षित रखने योग्य मटन बनाया जा सके? बेशक, स्वाद भी अच्छा होना चाहिए। वेल्स ने समझ से परे होकर झाओ हाई की ओर देखा, मेरे भाई, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? झाओ हाई हंसते हुए बोला, भाई, मेरी जागीर तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे अधीन लोग कम हैं। मुझे लोगों की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की, इसीलिए मैं यहाँ से कुछ गुलाम खरीदना चाहता हूँ। मेरे अनाज के बदले तुम्हारे यहाँ से बहुत सारे अर्गाली मिल सकते हैं, लेकिन एक बार जब वे इंसानों की जमीन पर पहुंच जाएंगे तो वे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। महाद्वीप पर अर्गाली से जुड़ा कोई व्यापार नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में जब मैं उन्हें वापस लाऊंगा तो वे मर ही जाएंगे।
इसीलिए मैं उन्हें मारने के बाद लंबे समय तक भंडारण के लिए संसाधित करने का तरीका ढूंढना चाहता हूँ। इस तरह मुझे भेड़ का मांस बेचने का तरीका सोचने के लिए समय मिल जाएगा। तुम्हारा क्या विचार है? जाहिर है झाओ हाई सच नहीं बोल रहा था। वह जितना चाहे उतना अगली भुट्टा अंतरिक्ष में फेंक सकता था। लेकिन एक बात तो उसे माननी ही थी, और वो ये कि वह और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। अगर वह मटन प्रसंस्करण कारखाना बना लेता तो वह और भी ज्यादा पैसा कमा सकता था। उसके पास इस समय एक बड़ा भूभाग था, लेकिन केवल खेती बाड़ी से ज्यादा कमाई नहीं हो सकती थी। अगर अंतरिक्ष जैसी चालाकी का सहारा न होता तो जाओ हाई के पास अब तक इतनी दौलत न होती। कमाई के लिए एक कारखाने की जरूरत थी। उद्योग से और भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था। झाओ हाई को एक और बात की चिंता सता रही थी। वह जानवरों से गुलाम खरीद सकता था, लेकिन जानवरों को खेती करना नहीं आता था। वे शायद सीख जाएं, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाएगा। सर्दियों में गुलामों के पास करने को कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि वे कुछ छोटे मोटे काम कर लें। वेल्स ने झाओ हाई के सुझाव पर सहमति जताई। दरअसल कई व्यापारी जो पशु मानवों के साथ व्यापार करते थे, उनके मानव क्षेत्रों में मांस प्रसंस्करण कारखाने या चमड़े के कारखाने थे। पशु मानवों के उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी थी। व्यापारी कौन थे? वे ऐसे लोग थे जो अधिकतम लाभ कमाते थे। वे अगली मछली को महाद्वीप में वापस लाना चाहते थे, जिसका एक हिस्सा सीधे बेचा जाता था, बाकी हिस्से को पूरी तरह से संसाधित करना पड़ता था। बकरी की खाल से कपड़े और जूते बनाए जा सकते थे, जबकि गाय की खाल और अन्य जादुई जानवरों की खाल से चमड़े के कवच या अन्य चमड़े के उत्पाद बनाए जा सकते थे। व्यापारी भला इतना बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए कैसे छोड़ सकते थे? इसलिए कुछ कमजोर व्यापारियों को छोड़कर कई बड़े व्यापारी जो जादुई जानवरों के साथ व्यापार करते थे, उनके महाद्वीप पर अपने कारखाने थे। उनकी दौलत चौंकाने वाली थी। लेकिन महाद्वीप पर तथाकथित संपूर्ण मांस प्रसंस्करण की प्रक्रिया बेहद खराब थी। डिब्बाबंद मांस जैसे हैम और इसी तरह के अन्य उत्पाद को छोड़कर अन्य कोई तरीका नहीं था। जब उन्होंने ऐसा किया तो महाद्वीप में मटन की कीमत बहुत बढ़ गई और बहुत से नागरिक इसे खाने का खर्च ही नहीं उठा सकते थे। झाओ हाई ने ऐसी स्थिति को बदलने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ऐसा करने से वह एक ऐसे लाभ के चक्र को छू लेता जिसे तोड़ना असंभव था। उसके पास इसके दुष्परिणामों का सामना करने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन वह नए खाद्य पदार्थ विकसित कर सकता था, जैसे कि प्रेरी में मिलने वाले विशेष व्यंजन। इसलिए उसने वेल्स से पूछा कि क्या प्रेरी में ऐसे भेड़ के मांस के उत्पाद हैं जिन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। वेल्स ने इस पर विचार किया और जवाब दिया, मटन उत्पादन की एक ऐसी विधि है जो आपकी शर्तों के अनुरूप है, लेकिन इसमें एक पेंच है। आप मनुष्यों को शायद ये तरीका पसंद न आए। झाओ हाई हंसते हुए बोला, बताओ तो सही, इसे बर्बाद करने से तो ये कहीं बेहतर है। वेल्स हंसा और बोला, युद्ध का राशन। ये सबसे आम भोजन है जो जानवर युद्ध के दौरान अपने साथ लाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह असल में सूखा मांस होता है। हम जादुई जानवरों को मारते हैं, फिर उन्हें पकाते हैं, हवा में सुखाते हैं और कई बार प्रक्रिया करने के बाद मांस सूखा मांस बन जाता है। सूखे मांस का आकार बहुत छोटा होता है। एक अर्गाली का मांस अंत में अनाज की बोरी में भी समा सकता है। लेकिन सूखे मांस को कम मत समझो, क्योंकि इसका छोटा आकार ही इसका सबसे बड़ा फायदा है। युद्ध के दौरान हर जानवर अपने साथ एक बोरी सूखा मांस लाता है। बस एक टुकड़ा लाओ और पानी में पकाओ, मांस फिर से बड़ा हो जाएगा। एक छोटा टुकड़ा एक वयस्क जानवर के लिए एक बार का भोजन हो सकता है। ये सबसे अच्छा युद्ध राशन है। झाओ हाई ने सिर हिलाया। उसने इस विधि के बारे में पहले भी सुना था। पृथ्वी पर एक दिखावटी सैन्य प्रशंसक के रूप में उसने एक बार एक फोरम ट्रेड देखा था, जिसमें चंगेज खान के समय में तैयार किए गए राशन की विधि का विस्तृत वर्णन था। ये वेल्स द्वारा अभी कही गई बात से मिलता जुलता था। हालांकि झाओ हाई को यह नहीं पता था कि ट्रेड में कही गई बात सच थी या झूठ, लेकिन वेल्स की बात सच होनी चाहिए। झाओ हाई को जर्की बनाने का काम कुछ खास उपयोगी नहीं लग रहा था, क्योंकि यह बहुत झंझट भरा काम था। बन भी जाए तो शायद बिकेगा नहीं। जो लोग मटन खरीद सकते थे वे जर्की नहीं खरीदते। महाद्वीप पर तैनात इंसानी सैनिकों को बेचना भी नामुमकिन था, क्योंकि सैनिकों के पास अपनी रसद व्यवस्था थी, इसलिए उन्हें जर्की की इतनी चाहत नहीं होती। जो लोग मटन नहीं खरीद सकते थे वे जर्की भी नहीं खरीद पाते, क्योंकि प्रसंस्करण के बाद ये सामान्य मटन से भी ज्यादा महंगी हो जाती। लेकिन फिर झाओ हाई ने इस बारे में सोचा। इस तरह के सूखे मांस का बाजार पूरी तरह से न के बराबर नहीं था, बल्कि बाजार छोटा भी नहीं था। वह लगभग भूल ही गया था कि महाद्वीप पर एक बहुत ही खास पेशे से जुड़े लोगों की भीड़ थी, भाड़े के सैनिक। पृथ्वी पर भाड़े के सैनिक केवल कहानियों में ही मौजूद थे, जिनसे झाओ हाई जैसे घर में रहने वाले व्यक्ति का मिलना नामुमकिन था। पृथ्वी पर भाड़े के सैनिक भी सूखे मांस नहीं खाते थे, क्योंकि उनके पास अपनी आपूर्ति व्यवस्था थी। लेकिन आग महाद्वीप पर स्थिति अलग है। वहां के भाड़े के सैनिक जीवित रहने के लिए यात्रा करते रहते हैं। कभी कभी वे विशेष मिशनों में शामिल होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। उन्हें बहुत सारा भोजन तैयार करना पड़ता है और कभी कभी भूख मिटाने के लिए उन्हें जादुई जानवरों का शिकार भी करना पड़ता है। लेकिन कई विशेष मिशनों में उन्हें अतिरिक्त राशन नहीं मिलता था, इसलिए वे केवल अपने दम पर ही निर्भर रह सकते थे। कुछ समय पहले भाड़े के सैनिकों का मुख्य राशन आमतौर पर एक प्रकार की मोटी खुरदरी रोटी होती थी। ये रोटी बहुत सख्त होती थी और खाने से पहले इसे पानी में उबालना पड़ता था। इसे लंबे समय तक रखा जा सकता था, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत अधिक थी। स्वाद की बात करें तो उससे तो उम्मीद मत कीजिएगा। अगर झाओ हाई सचमुच ये जर्की बना पाता तो भाड़े के सैनिकों के लिए ये वाकई वरदान साबित होता। ये जर्की न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते, बल्कि इन्हें ले जाना भी आसान होता और ये पोषक तत्वों से भरपूर भी होते। ये भाड़े के सैनिकों की सबसे पसंदीदा चीज होती। लॉरा ने जाहिर तौर पर इन सब बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और न ही वेल्स ने। संक्षेप में कहें तो इस युद्ध राशन का स्वाद साधारण ही कहा जा सकता है। अगर युद्धों के दौरान इसकी जरूरत न होती तो जानवर जैसे दिखने वाले लोग इस तरह के सूखे मांस के टुकड़े न बनाते। जर्की के इस्तेमाल के बारे में सोचने के बाद झाओ हाई का चेहरा मुस्कान से भर गया। धन्यवाद मेरे भाई,
आपका ये सुझाव बहुत ही शानदार है। वेल्स ने झाओ हाई की ओर देखा और जवाब दिया, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे भाई की सूखे मांस का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता। हम जैसे जानवर भी इसे बहुत कम बनाते हैं। हम इसे तभी बनाते हैं जब हमें युद्ध लड़ने पड़ते हैं, और वो भी लंबे समय तक चलने वाले और दूर तक फैले हुए युद्ध। झाओ हाई हंसते हुए बोला, बिल्कुल मुझे पता है भाई, लेकिन ये जर्की खास तरह के लोगों के लिए ही बने हैं, भाड़े के सैनिकों के लिए। जानवरों के पास भाड़े के सैनिक नहीं होते, लेकिन इंसानों के पास तो बहुत सारे होते हैं। हर पल और हर समय भाड़े के सैनिक लड़ते रहते हैं भाई। इस तरह का युद्ध राशन उनके लिए किसी स्वादिष्ट व्यंजन जैसा है। वेल्स और लॉरा दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इस पहलू के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लॉरा का भाड़े के सैनिकों से पहले कभी ज्यादा संपर्क नहीं रहा था। उसके मुख्य ग्राहक आम लोग थे, जबकि भाड़े के सैनिक उनसे निचले स्तर के थे। ये कहा जा सकता है कि वे दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि महाद्वीप पर भाड़े के सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। यह एक ऐसी ताकत थी जो ध्यान आकर्षित नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व था। जब लॉरा ने झाओ हाई की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी असाधारण व्यावसायिक समझ ने उसे तुरंत ही व्यावसायिक अवसर का पता लगाने में मदद की, लेकिन उसने सोचा कि अभी भी सावधानीपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता है। वेल्स ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, भाई झाओ हाई, आप तो वाकई समझदार हैं। आप ऐसा विचार भी सोच सकते हैं। अब मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि आपकी जागीर कहाँ है। झाओ हाई मुस्कुराया, भाई वेल्स, मेरी पहचान इंसानों को ज्यादा पसंद नहीं है, हाँ, इसीलिए किसी को नहीं पता कि मेरा इलाका कहाँ है। खैर, इस बारे में बात न करें। मैं बीस्ट गॉड सिटी में एक दुकान खोलना चाहता हूँ। मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। वेल्स हंसते हुए बोला, मेरे भाई, तुम दुकान क्यों खोल रहे हो? मुझे तुम्हारे सारे अनाज और सारी सब्जियां चाहिए। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? झाओ हाई हंसते हुए बोला, मान लो भाई, मेरे हाथ में जो चीजें हैं उन्हें तुम पचा नहीं पाओगे। सिर्फ सब्जियां ही तुम्हारे बस की बात नहीं होंगी। हाँ, वैसे मेरी सारी चीजें पहले हरक्यूलियन बुल ट्राइब को दी जाएंगी और फिर बाद में बाकी लोगों को बेच दी जाएंगी, ठीक है? वेल्स हंसते हुए बोला, भाई, मैं इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था। आपको दुकान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन भाई, मेरे लिए अनाज तैयार रखना। हम भैंस जनजाति और बैल जनजाति का निरीक्षण करने जा रहे हैं। भैंस जनजाति मेरे गुरु की जनजाति है और बैल जनजाति से भी मेरा कुछ संबंध है। मेरी 4 बड़ी बहनों की शादी वहीं हुई है, इसलिए मैं उनकी अनाज संबंधी समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। हालांकि वेल्स ने झाओ हाई से सहयोग करने के लिए अपनी स्थिति के बारे में बात की, फिर भी वह झाओ हाई पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सका। इसके अलावा उसने झाओ हाई को जो बातें बताई थी, वे मैदान के किसी भी कबीले तक पहुंच सकती थी। उसके और गैसोल के बीच की लड़ाई लंबे समय से सार्वजनिक जानकारी में थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वेल्स के लिए अनाज बहुत महत्वपूर्ण था। अगर झाओ हाई के पास सचमुच बहुत सारा अनाज होता तो उसे गैसोल को हराने की उम्मीद होती। लेकिन बहाना यही था कि झाओ हाई के पास सचमुच अनाज है। झाओ हाई ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके लिए वेल्स के साथ सहयोग करना केवल हरक्यूलियन बुल जनजाति का मित्रता ध्वज प्राप्त करने के लिए था। जैसा कि झाओ हाई ने कहा था, उनके हाथ में अनाज था और उन्हें बीसमैन प्रेरी में इसे बेचने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर उन्हें मित्रता ध्वज मिल जाता तो प्रेरी में आगे के व्यापार में उन्हें बहुत लाभ होता। वह तो बस अनाज बेच रहा था। वेल्स उनका इस्तेमाल किस लिए और कैसे करेगा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। सच कहें तो झाओ हाई वेल्स और गैसोल के बीच के विवाद में घसीटे जाने से बचना चाहता था। पशु मानवों और मनुष्यों के बीच स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था, और वह ये था कि पशु मानव प्रेरी में मनुष्यों के साथ पहले से ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। यदि झाओ हाई अनजाने में पशु मानवों के इस आंतरिक संघर्ष में घसीटा जाता तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। अध्याय 248, इलाज महंगा है। झाओ हाई ने आज ज्यादा शराब नहीं पी। वेल्स उसका दोस्त था, लेकिन यह दोस्ती स्पील के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। स्पील के साथ झाओ हाई की अच्छी बनती थी, क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व मिलते जुलते थे, इसलिए वे सचमुच दोस्त बन गए थे। वेल्स के साथ तो बस आपसी चालाकी ही चल रही थी। उस रात झाओ हाई और अन्य लोग अंतरिक्ष में वापस लौटे और ग्रीन और अन्य लोगों को भी अंतरिक्ष में ले आए। फिर झाओ हाई ने उनसे युद्ध सामग्री बनाने की अपनी इच्छा के बारे में बात की। ग्रीन और कुंजेंग ने बचपन में खुले मैदान में प्रशिक्षण लिया था और कुछ समय तक वे भाड़े के सैनिक भी रहे थे। भाड़े के सैनिकों के जीवन के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी थी, इसलिए युद्ध के राशन के मामले में उनकी राय अधिक मायने रखती थी। जब झाओ हाई ने अपनी बात खत्म की तो ग्रीनेड ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा विचार है। महाद्वीप पर कुछ व्यापारी भाड़े के सैनिकों को महत्व देते हैं, लेकिन मैंने युद्ध राशन के मामले में ऐसा कभी नहीं सुना। कई भाड़े के सैनिक शिकायत करते हैं कि रोटी खाने में बहुत सख्त होती है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, क्योंकि भाड़े के सैनिकों को ऐसा खाना तैयार करना पड़ता है जिसे लंबे समय तक रखा जा सके। सच कहूं तो मैंने भी पुराने समय में ऐसी रोटी खाई थी और वह सचमुच बहुत खराब थी। कुंजेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, इसे भी कम लागत वाला व्यवसाय माना जा सकता है। दरअसल इस तरह के कम लागत वाले व्यवसाय से मुनाफा कमाना आसान होता है। मुझे लगता है कि हम नीली आंखों वाले खरगोश के मांस को युद्ध सामग्री में बदल सकते हैं, जिससे कीमत कम हो जाएगी। लेकिन सिर्फ कारखाने पर खर्च करना फिजूल खर्ची होगी। अगर समय हो तो हम मुर्गी पालन का कारखाना खरीद सकते हैं। चाहे लंबे बालों वाले सुआ हो, नीली आंखों वाले खरगोश हो या अगली, बाद में उन्हें पचाने के लिए हमारे पास जगह होगी। लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, फैक्ट्री खरीदना मुश्किल नहीं है, नहीं उत्पादन। समस्या बिक्री के तरीके में है। अगर हम इसे फैंसिले डची में बेचना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। वहां हमारा कारोबार बहुत छोटा है और हमारा नाम भी बहुत बड़ा है। इस बार हमें जगह बदलनी पड़ेगी। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हम वैसे भी रोसेन साम्राज्य जा रहे हैं, इसलिए व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं।
आप जैसी स्वर्गिक सुंदरता के साथ मुझे चीजों के न बिकने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। लॉरा ने झाओ हाई की ओर आंखें घुमाई और फिर कहा, इस बार वेल्स के साथ संबंध बनाने के कई फायदे हैं, लेकिन कई परेशानियां भी हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि हमें किसी और चीज के बारे में सोचने से पहले बीस्ट गॉड सिटी में अपनी पकड़ मजबूत कर लेनी चाहिए। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, आज आराम करते हैं। कल से हम बहुत जल्दी में हैं, इसलिए पहले हम बीस्ट गॉड सिटी में अपनी नींव जमा लेंगे और फिर अपनी योजना को अंजाम देंगे। लॉरा और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। झाओ हाई जिस योजना की बात कर रहा था वह वास्तव में विशेष जादुई जानवरों और पौधों का संग्रह था। बस बात यह थी कि वे अभी बीस्टमैन प्रेरी के बारे में बहुत कम जानते थे, इसलिए झाओ हाई को उन चीजों को इकट्ठा करने की कोई जल्दी नहीं थी। ग्रीन ने अचानक झाओ हाई से पूछा, युवा स्वामी, आप इस वेल्स नाम के व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वह भरोसेमंद है? झाओ हाई ने इस बारे में सोचा और जवाब दिया, वह जानवरों में एक दुर्लभ चतुर प्राणी है। मुझे लगता है कि वह एक इंसान जैसा है। मुझे उस पर पूरी तरह भरोसा करने में डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ सहयोग करना ठीक रहेगा। ग्रीनेड ने सिर हिलाते हुए कहा, वेल्स के बारे में आपने जो बताया उससे ये कहा जा सकता है कि वह एक महत्वाकांक्षी और चतुर व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करना खतरनाक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सहयोग कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, हरक्यूलियन बुल जनजाति भी बीस्टमैन प्रेरी की शक्तिशाली जनजातियों में से एक है। उसके साथ सहयोग करने से हमें बहुत लाभ होगा। कुनजेंग ने झाओ हाई से कहा, अनाज के इकलौते व्यापारी बनने के बजाय उनकी मित्रता का झंडा चाहना तुम्हारा सही फैसला था। अगर हम सच में बाद वाला रास्ता अपनाते तो दूसरी पशु जनित जनजातियां सोचती कि हम अनाज के जरिए हरक्यूलियन बुल जनजाति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हमें पशु जनित मैदान में कोई लाभ नहीं मिलता। पशु जनितों में कुछ विरोधाभास है, लेकिन मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना आम बात है। अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं जिससे पशु जनितों को खतरा महसूस होता है तो सभी पशु जनित हमारा बहिष्कार कर देंगे और फिर हरक्यूलियन बुल जनजाति समझौते को मानने से इनकार कर देगी। ऐसा होने देने के बजाय मित्रता का झंडा हासिल करना ज्यादा व्यावहारिक होगा। सच कहूं तो झाओ हाई ने इतना सोचा नहीं था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि शायद हालात ऐसे ही होंगे। पशु मानवों में मनुष्यों के प्रति बहुत सतर्कता होती है। अगर झाओ हाई सचमुच हरक्यूलियन बुल जनजाति का इकलौता अनाज व्यापारी बन जाता तो पशु मानवों के धोखे के इतिहास को देखते हुए उसे और दूसरों को सभी पशु मानवों की दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता था। उस समय उसका फैसला सही लग रहा था। बीस्ट गॉड सिटी में दोबारा अपना अड्डा जमाने के बारे में चर्चा करने के बाद झाओ हाई और अन्य लोग आराम करने चले गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने पास मौजूद सियार जनजाति के लोगों को मरे हुए प्राणियों में बदल दिया। उनमें से नेता एक उच्च कोटि के मरे हुए प्राणी में परिवर्तित हो गया। वह यह जानना चाहता था कि आखिर किसने सियार जनजाति को वेल्स पर हमला करने के लिए उकसाया था, और नतीजा झाओ हाई की उम्मीदों के मुताबिक ही था। वाकई ये गैसोल ही था। वेल्स और गैसोल के बीच जो कुछ हुआ था उसे जानने के बाद झाओ हाई को पूरा यकीन था कि यह गैसोल ही होगा। बस उसे वेल्स द्वारा बताए गए कारणों का पता नहीं था, क्योंकि वह हरक्यूलियन बुल जनजाति का सदस्य नहीं था। सियार जनजाति के ये सदस्य किसी एक जनजाति से नहीं आए थे, बल्कि कई सियार जनजातियों के मेल से बने थे। कार्रवाई करने से पहले गैसोल ने उनकी जनजातियों को बहुत सारा अर्गाली दिया था, इसीलिए वे वेल्स से निपटने आए थे। ये कहा जा सकता है कि सियार पशु मानवों के भाड़े के सैनिकों की तरह थे। पूछताछ के बाद झाओ हाई को पता चला कि गैसोल ने उनसे ऐसा काम पहली बार नहीं करवाया था। दरअसल वह हर साल सियारों को बुलाता था और उनसे अपने शत्रु पशु मानवों से निपटने में मदद लेता था। पशु मानव प्रेरी में सियार भाड़े के सैनिकों और हत्यारों की भूमिका निभाते थे। लेकिन झाओ हाई को इन सब बातों की चिंता नहीं थी। उसे सियार से ज्यादा कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने उसे वापस भंडारगृह में फेंक दिया और बचे हुए 2 घायल आत्मा सियारों को बाहर निकाल दिया। उनकी चोटें मामूली नहीं थी। एक का अगला पंजा टूट गया था और केवल कुछ चमड़ी से जुड़ा हुआ था, जबकि दूसरे की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। दोनों अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। झाओ हाई इन 2 आत्मा सियार को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या करे। क्या फार्म में लाए जाने के बाद भी ये जीवित होंगे? क्या फार्म इन्हें स्वीकार करेगा? एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के बाद झाओ हाई ने स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। अपनी आकृति को झट से घुमाते हुए वह 2 बुरी तरह घायल आत्मा सियार को फार्म में ले आया। इसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन की आवाज आई। झाओ हाई इस व्यवस्था को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि यह बेहद निर्दयी थी। यह व्यवस्था उसे लगभग मजबूर कर रही थी कि वह आत्मा सियार के घावों का इलाज करे। इलाज के बिना कोई पद नहीं मिलेगा और न ही पदोन्नति हो पाएगी। कितनी निर्दयी व्यवस्था है। 10,000 सोने के सिक्के। झाओ हाई को यह रकम वापस पाने के लिए और कितने सिक्के बेचने पड़ेंगे। लेकिन और सोचने पर शायद यह अच्छा ही साबित हो। आगे चलकर जब उसे घायल जादुई जीव मिलेंगे तो वह उन्हें उस स्थान पर ला सकता है और उनके घावों का इलाज करवा सकता है। इस तरह वह किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। वैसे भी उनका उपयोग करने के बाद सोने के सिक्के कमाए जा सकते थे। सिक्कों की तुलना में सिस्टम को अपग्रेड करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। झाओ हाई ने तुरंत आत्मा सियार के घावों का इलाज करने का फैसला किया। अच्छा हुआ कि इसमें केवल 10,000 सोने के सिक्के ही लगे, वरना उसका दिल और भी टूट जाता। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ झाओ हाई के सामने दोनों आत्मा सियार जीवित और स्वस्थ हो उठे। उन पर चोट का कोई निशान नहीं था। इसी समय नोटिफिकेशन की आवाज भी सुनाई दी। झाओ हाई परिणामों से काफी संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने तुरंत स्पिरिट जैकल्स को नहीं पाला। वे अभी उनका उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बाद में उनके उपयोग की संभावना देखने का निर्णय लिया। यदि आवश्यकता नहीं हुई तो शायद वे अपने जीवनकाल में उन्हें कभी नहीं पालेंगे। फार्म के मामलों को निपटाने के बाद झाओ हाई एक रात चैन से सोने के लिए अपने कमरे में लौट आया। उसने कल और आज भी जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसका सिरदर्द असहनीय था।
उसे पहले आत्मा सीआर के साथ हुए सौदे को भी निपटाना था, इसलिए अब जब सब कुछ हो चुका है तो उसे लग रहा था कि वह पूरी तरह से बिखर जाएगा। एक शांतिपूर्ण रात के बाद अगली सुबह झाओ हाय और अन्य लोग अंतरिक्ष से बाहर आए। वेल्स ने झाओ हाय को नाश्ते के लिए आमंत्रित करने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन वे नहीं गए क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष में ही नाश्ता कर लिया था। इसके बाद उन्होंने प्रस्थान के लिए गाड़ियां तैयार की। वेल्स बेशक दूसरे जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन लोगों की देखरेख में पले बड़े होने के कारण उसमें कुछ बुरी शाही आदतें अभी भी थीं, जिनमें से एक थी दिखावे की कला। अगर ऐसा न होता तो वह इतने सारे तंबू और बेकार की चीजें न लाता। जब तक झाओ हाय पूरी तरह तैयार हुआ, वेल्स ने अभी अभी अपना खाना खत्म किया था और धीरे धीरे अपना सामान समेट रहा था। ये देखकर झाओ हाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वेल्स की तेजी को देखते हुए सामान समेटने में दोपहर तक का समय लग सकता था। झाओ हाय को सच में नहीं पता था कि यात्रा को जल्दी पूरा करने के लिए वह आज के कितने घंटे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने वेल्स से साथ यात्रा करने का वादा किया था, इसलिए उन्हें इंतजार करना ही पड़ा। सौभाग्य से विशालकाय बेल साथी सामान पैक करने में देर नहीं कर रहे थे। उन्होंने सुबह करीब 9 बजे तक काम खत्म कर लिया था, इसलिए आखिरकार वे रवाना हो गए। वेल्स और अन्य लोग जिन बैलगाड़ियों को खींचने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे, वे एक प्रकार के बैल के आकार के जादुई जानवर थे। ये बैल के आकार के जादुई जानवर उनके वाहन के समान ही थे। ये सभी जमीन पर चलने वाले बैल थे। इनकी चलने की गति घोड़ों से ज्यादा धीमी नहीं थी, फिर भी ये उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। ये बात उनकी गाड़ियों से स्पष्ट थी। वेल्स और अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां बहुत बड़ी थीं। उनमें से एक गाड़ी झाओ हाय की 4 गाड़ियों के बराबर थी। इससे वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने जमीन पर खड़े बैलों को देखा और कल्पना करने लगा कि वह कब अपने लिए एक बैल प्राप्त करेगा। वेल्स किसी गाड़ी में नहीं था, बल्कि वह अपने घोड़े पर सवार था। हालांकि वेल्स एक राजकुमार था, लेकिन पशु मानव बचपन से ही घोड़ों पर सवार होते थे। पशु मानवों के लिए घोड़ों पर सवार होना गाड़ियों में बैठने से कहीं अधिक आरामदायक था। अध्याय 249 अचानक परिवर्तन। दोपहर तक झाओ हाय को समझ आ गया था कि वेल्स ने सुबह जल्दी क्यों नहीं की। वेल्स और बाकी लोग दोपहर में भी नहीं रुके। उन्होंने अपने घोड़ों पर बैठे बैठे ही कुछ सूखे मांस के टुकड़े खाए और कुछ घूंट पानी पिया। वे अपनी पूरी यात्रा के दौरान कहीं नहीं रुके। बेशक वेल्स और बाकी लोग जो जर्की खा रहे थे, वो उस तरह का युद्धकालीन राशन नहीं था। ये उस तरह का भोजन था जिसे जानवर अक्सर खाते थे, खासकर हमले के दौरान। वे झुंड चराते समय कुछ तैयार कर लेते थे और फिर उन्हें थैलियों में भरकर रख लेते थे ताकि कभी भी खा सके। इन सूखे बिस्कुटों में पानी की मात्रा निश्चित थी, इसलिए इन्हें ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता था। इन्हें बनाना आसान था और आम जानवर जैसे दिखने वाले लोग इन्हें बनाना जानते थे। इन्हें जानवर जैसे दिखने वाले लोगों का सूखा भोजन माना जा सकता था। ये देखकर झाओ हाय को भी रुकने से खुद को रोकना पड़ा। सच कहें तो दौड़ में तो जमीनी बैल भी हवा का पीछा करने वाले घोड़ों के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन सहनशक्ति की प्रतियोगिता में तो हवा का पीछा करने वाले घोड़े कहीं ज्यादा कमजोर साबित होते। झाओ हाय और बाकी साथियों की मौजूदा रफ्तार वेल्स के समूह की रफ्तार का मुकाबला मुश्किल से कर पा रही थी। अगर झाओ हाय अभी खाने के लिए रुक जाते तो इससे उनकी रफ्तार पर जरूर असर पड़ता, लेकिन झाओ हाय के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अंतरिक्ष में प्रवेश करने का समय निकाला और फिर मेलिन से उनके लिए भोजन बनवाने के बाद वापस वैगन में लौट आया, जहां उसने लौरा और अन्य लोगों के साथ हल्का भोजन किया। लौरा की गाड़ी छोटी नहीं थी, इसलिए झाओ हाय और बाकी लोगों को उसमें खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रात में उन्होंने अपना डेरा डालना शुरू किया। तभी झाओ हाय को तंबू लगाने में उन जानवरों की कुशलता देखकर हैरानी हुई। उन्होंने पल भर में ही अपना डेरा तैयार कर लिया। पूरी प्रक्रिया में 1 घंटे से थोड़ा ही ज्यादा समय लगा। ये गति वाकई आश्चर्यजनक थी। सौभाग्यवश झाओ हाय और अन्य लोगों को बहुत सी चीजें तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल एक तंबू ही काफी था, क्योंकि इसे केवल दिखावे के लिए ही लगाया गया था। झाओ हाय और वेल्स ने दिन भर मटन का स्टू खाया, जिसे वेल्स ने उदारतापूर्वक परोसा। यही बड़े और छोटे कबीलों का अंतर था। छोटे कबीलों के लोगों के लिए हर बकरी उनकी संपत्ति थी, जिसे खा लेना कतई व्यर्थ होता, लेकिन वेल्स के लिए अर्गली बकरियां उनका भोजन मात्र थी। रात के खाने के बाद झाओ हाय ने वेल्स से बात नहीं की। उसे लगा कि वह और वेल्स एक जैसे स्वभाव के नहीं हैं। वेल्स बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था, जबकि सच कहें तो झाओ हाय एक साधारण व्यक्ति था जो सादगी से अपना जीवन गुजारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। झाओ हाय ने शुरू में सोचा था कि वे बिना किसी घटना के बीस्ट गॉड सिटी तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां अपना कारोबार स्थापित करके धीरे धीरे विकास करेंगे, जैसे कि कोई सुगम समुद्री यात्रा हो रही हो। लेकिन वह एक कहावत भूल गए जो कहती है कि योजनाएं बदलाव से कभी तेज नहीं होती। वेल्स के साथ उनकी यात्रा के ठीक तीसरे दिन अचानक एक बदलाव आ गया। वे पहले की तरह ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बीस्टमैन प्रेरी बहुत विशाल थी, इसलिए कुछ ही दिनों में किसी छोटी जनजाति से सामना होना आसान नहीं था। झाओ हाय ने फिर भी ब्लड हॉक्स को आसमान में टोही करने के लिए भेजा, हालांकि उनकी रेंज बहुत सीमित कर दी गई थी। तीसरे दिन दोपहर तक झाओ हाय और बाकी लोग बिना आराम किए लगातार आगे बढ़ रहे थे। वेल्स के साथ अपनी गति बनाए रखने के लिए झाओ हाय ने अंतरिक्ष में लौटने के बाद पहली रात को ही वैगनों को खींचने वाले घोड़ों को मरे हुए प्राणियों में बदल दिया था। थकान का नामो निशान न रखने वाले इन मरे हुए प्राणियों की बदौलत झाओ हाय का समूह आसानी से वेल्स और बाकी लोगों के साथ चल सका। रात के खाने के बाद झाओ हाय ने लौरा के बगल में बैठकर थोड़ी सी कोया, एक प्रकार की मछली पी। उसे मानना पड़ा कि लौरा की गाड़ी का डिजाइन बहुत ही आरामदायक था। अगर आकार की समस्या न होती तो वे उसमें सो भी सकते थे। तभी आकाश में उड़ते हुए बाज की आवाज ने झाओ हाय का ध्यान खींचा। झाओ हाय ने सिर उठाकर आकाश में चक्कर लगा रहे एक लाल बाज को देखा। उसने बाज को ध्यान से देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए।
लॉरा और बाकी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि खून के प्यासेबाज इन दिनों रिपोर्ट देने के लिए वापस आ जाते थे, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद उन्होंने आसपास के जादुई जानवरों या कुछ छोटे कबीलों का पता लगा लिया होगा। शायद वेल्स को अनाज का मामला ज्यादा जरूरी लगा, इसलिए वह पहले की तरह छोटे कबीलों के पास नहीं गया। इसके बजाय वह सीधे आगे बढ़ गया। झाओ हाई इससे थोड़ा निराश था, लेकिन बीस्ट गॉड सिटी जल्द से जल्द पहुंचने के लिए वह पिछले कुछ दिनों की तरह वेल्स के साथ चल पड़ा। झाओ हाई ने कुछ देर तक उस खूंखार बाज को देखा और फिर लॉरा से बोला, तैयार हो जाओ, हमारी तरफ बैल के सिर वाले घुड़सवारों की एक टुकड़ी आ रही है। उनकी संख्या लगभग 100 है। लॉरा चौंक गई और उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या हमें वेल्स को सूचित करना चाहिए? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी ऐसा नहीं करते। वेल्स अपनी रक्षा करने में सक्षम है क्योंकि उसके अंगरक्षक शाकाहारी नहीं है। लेकिन ये हठी घुड़सवार सेना यहाँ क्यों आए है? आसपास कोई बड़ी जनजाति नहीं है। एक साथ 100 घुड़सवारों को जुटाने से इस जनजाति की ताकत कम नहीं होगी। वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? लॉरा ने भी भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हम अभी भी मैदान के बाहरी इलाकों में हैं। यहाँ सक्रिय जनजातियां छोटी हैं, जबकि मध्यम और बड़ी जनजातियां अंदरूनी इलाकों में हैं। दूसरी तरफ पूरी तरह से घुड़सवार सेना है और 100 कोई बड़ी संख्या नहीं है। दुर्भाग्य से हमें नहीं पता कि वे किस नस्ल के हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। 1 घंटे बाद दूसरा पक्ष हमें देख पाएगा, इसलिए हमें और भी सावधान रहना होगा। लॉरा ने भी सहमति में सिर हिलाया। अपनी सुरक्षा को लेकर लॉरा को जरा भी चिंता नहीं थी। वे बस खुद को ज्यादा जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। वे सावधानी बरत रहे थे, लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। अब जब वे वेल्स के करीब थे तो उनके द्वारा सब कुछ सुलझाया जा सकता था। यही तो कहावत है, बड़ा पेड़ उसके नीचे रहने के लिए अच्छा होता है। जैसा कि उम्मीद थी, 1 घंटे बाद दूर से घोड़ों के दौड़ने की बहुत तेज आवाज आए। यह आवाज गरजते बादलों जैसी थी, जिससे किसी भी सुनने वाले को पता चल जाता कि दौड़ने वाला कोई भी जानवर बहुत भारी होगा। वेल्स और अन्य लोग भी सतर्क हो गए। तेज दौड़ की आवाज के साथ झाओ हाई और अन्य लोगों ने देखा कि उनके सामने बाईं ओर से एक काली रेखा धीरे धीरे उनकी ओर आ रही है। फिर उस काली रेखा के पीछे हरे रंग की एक परत दिखाई दी। जब वे करीब पहुंचे तो झाओ हाई और अन्य लोगों ने पाया कि वह हरा रंग वास्तव में हाथों में उठाई हुई टूटी हुई घास थी। बहुत जल्द ही लोगों का दल करीब आ गया और झाओ हाई धीरे धीरे उन्हें स्पष्ट रूप से देख सका। लेकिन जब उसने देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि वे भी विशालकाय बैल जैसे थे। वेल्स और अन्य सेनाओं से उन्हें जो बात अलग करती थी वही ये थी कि इस दल ने युद्ध के झंडे नहीं फहराए। उनके शरीर पर घाव थे और कुछ तो खून से लथपथ थे। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वे एक भीषण युद्ध से गुजरे हैं। लोगों का यह दल एक अकेले व्यक्ति की रक्षा कर रहा था। वह व्यक्ति भी एक शक्तिशाली बैल जैसा था। उसने चमकीले पीले रंग का चोला पहना हुआ था, लेकिन जाहिर तौर पर वह भी किसी भीषण युद्ध से गुजरा था, इसलिए उसका चोला खून के धब्बों से भरा हुआ था। ये 100 लोग हथियारों से लैस थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे थकान से भरे हुए थे, लेकिन उनकी हत्या करने की शक्ति चरम पर थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने हर कदम पर हत्या की हो। झाओ हाई और बाकी लोग उन्हें देखकर दंग रह गए, लेकिन जल्द ही वे समझ गए। इस दल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से हरक्यूलियन बुल जनजाति का राजकुमार होगा। अगर नहीं तो उसने चोगा क्यों पहना हुआ था और वे इतने विचलित क्यों थे? इस समय वेल्स झाओ हाई से भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वह इन लोगों को जानता था। चोगा पहने हुए व्यक्ति उसका छठा भाई मेंडेस था। अगर यह पूछा जाए कि हरक्यूलियन बुल जनजाति में से किसने वेल्स के साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया, तो निश्चित रूप से जवाब मेंडेस ही होगा। वेल्स के पिता भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन वह एक प्रकार की प्रशंसा थी, जबकि मेंडेस ने स्नेह और देखभाल का भाव दिखाया। जब वेल्स ने मेंडेस को इतना थका हुआ देखा तो वह चौंक गया और फिर उसका दिल बैठ गया। वह जानता था कि मेंडेस की ऐसी हालत क्यों थी, जरूर कबीले में कुछ हुआ होगा। जब उसने इसे सियार के हमले से जोड़ा तो उसके दिल में एक बुरा एहसास उमड़ आया। वेल्स तुरंत घुड़सवार सेना की ओर बढ़ा, जबकि येल और अन्य लोगों ने भी उन्हें पहचान लिया। सभी लोग रुक गए और मेंडेस और अन्य लोगों को हैरानी से देखने लगे। मेंडेस ने भी वेल्स को देखा और उसके चेहरे से हत्यारा भाव पल भर में गायब हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसका शरीर लड़खड़ाया और वह पलक झपकते ही अपने घोड़े से गिर पड़ा। यह देखकर वेल्स तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतर गया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेंडेस का गिरना तो बस शुरुआत थी। मेंडेस के पीछे चल रहे घुड़सवार योद्धा भी उसे गिरते देख एक करके अपने घोड़ों से गिर पड़े। ये स्थिति कुछ वैसी ही थी जैसे चीनी लोग पकौड़ी को बर्तन में डालते हैं। पल भर में ही सब अपने घोड़ों से गिर पड़े, जिससे वेल्स और बाकी लोग बहुत डर गए। सभी अंगरक्षक अपने घोड़ों से उतरकर घुड़सवार सेना की ओर दौड़ पड़े। झाओ हाई का समूह ये सब यूं ही देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यात्रा का क्या हुआ। आखिर ताकतवर और सहनशील माने जाने वाले ये विशालकाय बैल ऐसी मुसीबत में क्यों थे? झाओ हाई तुरंत अपनी गाड़ी से कूदकर लोगों की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने मेघ से कहा, मेघ, मेरी मदद करो। मेघ ने आवाज देकर सहमति जताई और अपना लोहे का स्क्रॉल निकाल लिया। दानव सीलिंग आयरन स्क्रॉल में 5 जादू थे। प्रोटेक्शन ऑफ एंजल्स, जो कि एक ही लक्ष्य को सुरक्षा देने वाला जादू था, स्तर 6। ब्लेड ऑफ जजमेंट, जो कि एक लक्ष्य पर हमला करने वाला जादू था, स्तर 7। डिसेंट ऑफ होली लाइट, जो एक सामूहिक उपचार जादू होने के साथ साथ अंधेरे प्राणियों के खिलाफ एक सामूहिक आक्रमण जादू भी था, स्तर 6। होली लाइट सटेप, जो कि टेलीपोर्ट प्रकार का एकल लक्ष्य पलायन जादू था, स्तर 6। होली रिसाइटल, एक व्यक्ति या समूह द्वारा किया जाने वाला मानसिक जादू, स्तर 7। ये प्रकाशीय जादू केवल उच्चतम स्तर 7 तक ही सीमित थे, लेकिन इनमें आक्रमण, रक्षा और पलायन जैसे 3 पहलू शामिल थे। इन्हें अत्यंत व्यावहारिक कहा जा सकता है। एक प्रकाशीय जादूगर के हाथों में ये पहले से ही एक अनमोल खजाना था। झाओ हाई तेजी से लोगों की भीड़ की ओर बढ़ा, जबकि वेल्स ने मेंडेस को गले लगा लिया और उसका नाम पुकारा।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेंडेज और बाकी लोग बहुत थके हुए थे क्योंकि वे सब बेहोश हो गए थे। झाओ हाई वेल्स तक चलकर गया और बोला, मेरे भाई, मेरी मंगेतर को एक नज़र देखने दो। उसे कुछ जादुई उपचार आते हैं।